इज अ मस्कुलर ऑर्गन मीडियास्टीनम के अंदर लोकेटेड होता है। कहां पर? मीडियास्टीनम कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है। मेल के अंदर 300 ग्राम का होता है, फीमेल के अंदर 250 ग्राम का होता है। डायामीटर 12 इंटू 9 इंटू 6 सेंटीमीटर होता है दोस्तों, ये हार्ट का डायामीटर होता है। यस और नो? कौन शेप ऑर्गन होता है? कैसा होता है? कौन शेप? दिखने में बंद मुट्ठी के समान दिखता है, यानी कि क्लोज फिस्ट के समान दिखाई देता है। जब हम मुट्ठी बंद करके देखते हैं तो कुछ इस तरह का हमें दिखाई देता है। यानी दोस्तों इसके हार्ट की जो एक्सटर्नल बाउंड्री होता है, एक्सटर्नल बाउंड्री के ऊपर कुछ इस प्रकार की लाइंस होती है, रिजेस होती है, सल्काई होती है, और इन सल्काई को हम कहते हैं कोरोनरी। कोरोनरी सल्कस इन्हें कहा जाता है। तो हार्ट के ऊपर पाई जाने वाली एक्सटर्नल बाउंड्री को कोरोनरी सल्कस कहते हैं। और ये क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिएगा, यदि अगर कार्डियोलॉजी से क्वेश्चंस बनेंगे तो आज के लेक्चर में आप सबको वो मिलने वाला है जो नॉर्सेट के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, एक्सटर्नल बाउंड्री को हम कहते हैं कोरोनरी सल्कस। तो ध्यान से सुनिए, मस्कुलर है, मायोजेनिक है, मीडियास्टीनम में 300 ग्राम 250 ग्राम, फीमेल के अंदर 250 ग्राम, 12, 9 और 6 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है। कौन शेप का? दिखने में क्लोज फिस्ट जैसा होता है। ये सिंपली हमने कहा सल्काई पाए जाते हैं एक्सटर्नल बाउंड्री पर, इनको कोरोनरी सल्कस कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कोरोनरी सल्कस कहा जाता है। बोलो है। तो ये एक सिंपल सा रिव्यू है हार्ट के बारे में। आफ्टर दैट दूसरा टॉपिक यदि हम कवर करें तो आता है दोस्तों लेयर्स ऑफ हार्ट। और हार्ट 3 लेयर से मिलकर के बना होता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को पेरिकार्डियम कहा जाता है, मिडिल लेयर को मायोकार्डियम कहा जाता है, और इनर मोस्ट लेयर को एंडोकार्डियम कहा जाता है। दोस्तों एंडोकार्डियम जो लेयर होती है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है, और इसलिए इसको एंडोथीलियम लेयर भी बोला जा सकता है। एंडोथीलियम लेयर जो होती है डायरेक्टली हार्ट के वॉल्व एंड चैम्बर्स का फॉर्मेशन करती है और ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। बात समझ में आ गई है? मायोकार्डियम एक थिकेस्ट लेयर होती है दोस्तों हार्ट की, और इस थिकेस्ट लेयर की बात करता हूं तो ये जो होती है इनवॉलंटरी होती है। कैसी होती है? इनवॉलंटरी होती है। मसल्स इसकी बात कर रहा हूं, कार्डियक मसल्स के बारे में ध्यान से सुनना। इनवॉलंटरी होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं, गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, स्ट्राइटेड होती है। कैसी होती है? स्ट्राइटेड होती है, ब्रांच्ड होती है। इसकी जो सेल्स होती है मसल्स की वो न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं दोस्तों किससे रिलेटेड? मायोकार्डियम से रिलेटेड। यदि अगर क्वेश्चन पेरिकार्डियम में से आया तो ध्यान रखना 2 लेयर से मिलकर पेरिकार्डियम बनती है। आउटर को फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं, इनर को विसरल पेरिकार्डियम कहा जाता है। फाइब्रस पेरिकार्डियम एक टफ लेयर होती है जो हार्ट को ओवर स्ट्रेचिंग से प्रोटेक्ट करती है। किससे? ओवर स्ट्रेचिंग से प्रोटेक्ट करती है। विसरल पेरिकार्डियम भी 2 लेयर से बनती है दोस्तों। कौन सी? जो सीरस मेम्ब्रेन होती है, इंटरनल सीरस मेम्ब्रेन, ये भी 2 लेयर से बनती है। आउटर को पेरिएटल पेरिकार्डियम और इनर को विसरल पेरिकार्डियम। दोनों के बीच में पेरिकार्डियल स्पेस पाया जाता है जिसमें कि सीरस फ्लूइड यानी पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। इसका अमाउंट 5 से 20 ml होता है दोस्तों। यदि इससे ज्यादा हो जाएगा पेरिकार्डियल इफ्यूजन इसको कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा? पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहा जाएगा। और पेरिकार्डियल इफ्यूजन अगर हो गया तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस हमें करना पड़ेगा। अरे भाई बोलो, बात समझ गए क्या? क्लियर है? यदि मैं बात करता हूं हार्ट की लेयर्स का तो ये क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों चैम्बर्स ऑफ हार्ट। तो ध्यान से सुनिएगा, जो हार्ट होता है ये ट्यूबुलर शेप में कब आ जाता है और इसकी हार्ट रेट कब शुरू हो जाती है? हार्ट रेट बिगिंस, तो सिंपली हम कहें कि 2 से 3 वीक की गेस्टेशनल एज में, 2 से 3 वीक की गेस्टेशनल एज में हार्ट ट्यूबुलर हो जाता है और हार्ट रेट स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों हमसे पूछा जाए कि डबल हार्ट चैम्बर कब अपीयर हो जाते हैं, तो डबल हार्ट चैम्बर 5 वीक की गेस्टेशनल एज के अंदर अपीयर होते हैं। क्लियर है? आफ्टर दैट हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये बॉडी का लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अपर चैम्बर को ऑरिकल या एट्रिया कहते हैं। ऑरिकल या एट्रिया हार्ट के एंट्री हॉल कहलाते हैं।
इसलिए ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। लोअर चैम्बर्स जो होते हैं वो ब्लड को फिल करके रखते हैं, इसलिए दोस्तों लोअर चैम्बर्स को क्या कहा जाता है? बेली ऑफ हार्ट या वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं फीटस हार्ट की। तो फीटस हार्ट के अंदर राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बिटवीन, सॉरी, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बिटवीन एक कनेक्शन होता है, एक ओपनिंग होती है, जिसको कहा जाता है फोरामेन ओवल। क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवल। और जब ये फोरामेन ओवल क्लोजेस सून आफ्टर बर्थ, ये बर्थ के बाद ही क्लोज हो जाता है। आफ्टर दैट एक रेमनेंट रहता है जिसको फोसा ओवेलिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? अब हम जानते हैं कि फीटस के जो लंग्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, और फीटस के लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं, इसलिए फीटस के पल्मोनरी ट्रंक के बिटवीन में और असेंडिंग एवोर्टा के बिटवीन में एक कनेक्शन पाया जाता है, टेम्परेरी वेसल पाई जाती है, जिसको आर्टीरियोसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डक्टस आर्टीरियोसम कहा जाता है। और यहां एक रेमनेंट रह जाता है जिसको लिगामेंटम आर्टीरियोसम कहा जाता है। दोस्तों राइट एट्रिया से ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। कहां पर आ जाता है? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा तो ये लंग्स में जाता है। कहां जाता है? लंग्स के अंदर जाता है, गैस एक्सचेंज होता है। यहां से 4 पल्मोनरी वेन्स इस ब्लड को लेकर लेफ्ट एट्रिया के अंदर आती है, और लेफ्ट एट्रिया से ये बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी के अंदर ये ब्लड जाता है, जिसका नाम एवोर्टा होता है। क्या होता है दोस्तों? एवोर्टा होता है। और एवोर्टा बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। यदि पूछा जाए इसको ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल को क्या कहते हैं, तो एवोर्टा को ब्लड सप्लाई करने वाली छोटी वेसल्स को वासा वेसोरम के नाम से जाना जाता है। अरे भाई बोलो, बात समझ में आ गया क्या? यहां तक क्लियर है? तो देखिएगा वासा वेसोरम क्या है। वासा वेसोरम इज अ स्मॉल आर्ट्रियोल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द एवोर्टा। एवोर्टा को ब्लड सप्लाई करने वाली इन स्मॉल वेसल्स को कहा जाता है वासा वेसोरम। क्लियर है? ट्राइकस्पिड वॉल यदि मैं दिखाता हूं आपको तो कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों। ये जो ट्राइकस्पिड वॉल की लिफलेट्स है ये कॉर्डी टेंडेनाई के द्वारा कंट्रोल होती है, और इसको कंट्रोल करने वाली मसल्स को पैपिलरी मसल्स के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। क्या कहा जाता है? तो ट्राइकस्पिड वॉल को ऑपरेट करने वाली मसल्स को क्या कहते हैं? पैपिलरी मसल्स। और टेंडन जैसे फाइबर्स को क्या कहते हैं? तो कॉर्डी टेंडेनाई कहा जाता है। यदि अगर हार्ट के चैम्बर्स में से क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन सफिशियंट है दोस्तों, इसके बाहर नहीं जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट 4th टॉपिक आता है हार्ट एक्शंस। नंबर 4था टॉपिक कार्डियोलॉजी का होता है दोस्तों, हार्ट एक्शंस। और ध्यान रखिए हार्ट के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले फोर्स होता है, दूसरा हार्ट के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? तीसरी बात करता हूं तो हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है दोस्तों? और चौथी बात करता हूं तो हार्ट के अंदर एक्साइटेबिलिटी होती है। प्यारे दोस्तों क्या बात होती है? एक्साइटेबिलिटी होती है। क्लियर है? यदि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं तो इसे आइनोट्रोपिक एक्शन बोला जाता है। क्या कहा जाता है? यदि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बात करूं तो इसको दोस्तों क्रोनोट्रोपिक एक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोनोट्रोपिक एक्शन बोला जाता है। यदि अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो इसको ड्रोमोट्रोपिक एक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रोमोट्रोपिक एक्शन बोला जाता है। और इसको बैथमोट्रोपिक एक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 प्रकार के हार्ट एक्शन होते हैं, आइनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक और बैथमोट्रोपिक। अब यहां से एक सुंदर सा क्वेश्चन बनता है डिजॉक्सिन के बारे में। किसके बारे में? डिजॉक्सिन के बारे में। तो डिजॉक्सिन कैसी ड्रग होती है? डिजॉक्सिन पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होती है एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक होती है दोस्तों। इसलिए याद रखना, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है। तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होने की वजह से ये क्या करती है? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को तो बढ़ा देगी लेकिन फ्रीक्वेंसी को घटा देगी। क्या करेगी? फ्रीक्वेंसी को घटा देगी। अरे भाई बात समझ में आ गई क्या? तो ये हार्ट के 4 एक्शंस होते हैं। क्लियर हो गया है? आफ्टर दैट यदि अगर कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट से क्वेश्चन आता है तो ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। दोस्तों ध्यान से सुनना, ये हार्ट है और हार्ट के अंदर कंडक्टिव स्ट्रक्चर्स यहां पर होती है एसए नोड। क्या होती है? एसए नोड। लोअर एस्पेक्ट ऑफ द एट्रियल सेप्टम में होती है एवी नोड। यहां से बंडल ऑफ फेज आते हैं। क्या आते हैं? बंडल ऑफ फेज के अंदर डिवाइड होकर
के मायोकार्डियम में चले जाते हैं। दोस्तों ऐसे नोड कहाँ होता है, तो जंक्शन बिटवीन द, कहां पर होता है, जंक्शन बिटवीन द सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रिया। एवी नोड कहां होता है, तो लोअर एस्पेक्ट ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम के लोअर एस्पेक्ट में होता है एवी नोड। बंडल ऑफ हिस कहां होते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर पाया जाता है बंडल ऑफ हिस। पुरकिंजे फाइबर कहां होते हैं, तो बीनीथ ऑफ द एंडोथीलियम, एंडोथीलियम के नीचे। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे नोड की वजह से हार्ट चलता है। इसकी इंपल्स जनरेट करने की कैपेसिटी 60 से कितनी होती है, 100 होती है। इसकी इंपल्स जनरेट कैपेसिटी 40 से 60 होती है। इसकी इंपल्स जनरेट कैपेसिटी कुछ नहीं होती है। यानी कौन सा स्ट्रक्चर है जो इंपल्स जनरेट नहीं करता है, तो याद रखिएगा बंडल ऑफ हिस ओनली इंपल्स को क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है। क्लियर है। दैट पुरकिंजे फाइबर 20 से 40 इंपल्स पर मिनट की रेट से इंपल्स जनरेट करते हैं। दोस्तों यदि अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट केवल मात्र ऐसे नोड की वजह से चलता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, प्राइमरी पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी पेसमेकर बोला जा सकता है। और पुरकिंजे फाइबर को टर्सरी पेसमेकर के नाम से जाना जा सकता है। बोलो दोस्तों, पेसमेकर यदि एग्जाम में आ जाता है तो ऐसे नोड होगा 60 से 100 इंपल्स, 40 से 60, 20 से 40। यदि अगर आपसे कहा जाए कि ऐसे नोड के इंपल्स की वजह से क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए, एट्रियल सिस्टोल होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल किसके कारण होता है, तो पुरकिंजे फाइबर के कारण होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। याद रखिए, हार्ट को ईसीजी से क्लियर कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों एट्रियल सिस्टोल के कारण पी वेव बनेगा और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के कारण क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गई है बात। ये आ गया है दोस्तों कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट आता है हार्ट वॉल्व। तो हार्ट के अंदर दो प्रकार के वॉल्व होते हैं दोस्तों, सेमीलूनर वॉल्व और एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। सेमीलूनर और एट्रियोवेंट्रिकुलर। सेमीलूनर भी दो प्रकार के होते हैं, एवी और पीवी। और एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व टीवी एंड बीवी। यानी कि सिंपली अब आती है लोकेशन की बात और दूसरी आती है ऑस्कल्टेशन की बात। तो लोकेशन की बात आती है दोस्तों, तो हार्ट के वॉल्व की लोकेशन पूछी जा सकती है और दूसरी बात पूछी जा सकती है हमसे हार्ट के वॉल्व का ऑस्कल्टेशन। तो एक क्वेश्चन आता है कि थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, तो यहां पर सुनाई देता है पीवी प्लस एवी, दोनों वॉल्व सुनाई देते हैं और इसीलिए इसको कहा जाता है दोस्तों आप्स पॉइंट। क्या बोला जाता है, आप्स पॉइंट इसको बोला जाता है। और यदि कहा जाए आपसे कि एपिकल पल्स कहां पर सुनाई देगा, तो एपिकल पल्स सुनाई देता है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर सुनाई देता है एपिकल पल्स। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक होता है दोस्तों कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के कितने पार्ट्स होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कार्डियक साइकिल में सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल, दूसरा पार्ट होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल और थर्ड होता है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में लगता है 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में लगता है 0.3 सेकेंड और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल में 0.4 सेकेंड का समय लगता है। इसलिए एक कार्डियक साइकिल टोटल 0.8 सेकेंड का होता है। यानी कि सिंपली कहें तो एक हार्ट रेट में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड का समय लगता है। दोस्तों अब बात करता हूं कि किस प्रकार से एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है। तो एट्रियल सिस्टोल यानी कि एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल यानी कि सिंपली कहें वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। यस और नो। अगर मैं बात करता हूं ब्लड वॉल्यूम्स की, किसकी बात करता हूं दोस्तों, वॉल्यूम्स की बात करता हूं। यदि पूछा गया एग्जाम के अंदर ब्लड वॉल्यूम से रिलेटेड, तो सिंपली ध्यान से सुनना बात को। अरे भाई बोलो, ध्यान से सुनना बात को। यदि ब्लड वॉल्यूम पूछा जाएगा तो जब हार्ट चलता है इस प्रकार से चलता है, तो ध्यान रखिएगा एट द एंड ऑफ डायस्टोल इन द वेंट्रिकल देयर इज अ हाउ मेनी अमाउंट ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स के अंदर डायस्टोल के एंड पर कितना रह जाता है, 105। तब भी डायस्टोल होता रहता है और फिर जब तक क्या हो जाता है, एट्रिया का सिस्टोल हो जाता है। तो एट्रिया के सिस्टोल से कितना ब्लड वेंट्रिकल में आता है, तो याद रखना 25 ml और आ जाता है और टोटल कितना हो जाता है, 130 ml हो जाता है दोस्तों। इसलिए 130 ml ब्लड के वॉल्यूम को एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहा जाता है।
अब इसके बाद में हार्ट क्या करेगा, हार्ट ब्लड को पंप करेगा, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद में हार्ट के अंदर जब हमने मेजर करके देखा तो केवल मात्र कितना ब्लड रह गया था, 60 ml ब्लड रह गया था। और 60 ml जो ब्लड रह गया, कब रह गया, एट द एंड ऑफ द सिस्टोल, और इसलिए इसको क्या कहा गया दोस्तों, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो एग्जामिनर यदि क्वेश्चन करता है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 130 ml, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना रह जाता है, 60 ml। यदि अगर मैं कहूं आपसे कि अब आप मुझे यह बताइएगा कि कितना इजेक्ट हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। वैल्यू रख दीजिएगा 130 माइनस 60 तो इक्वल टू कितना, 70 ml। और एक स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम इजेक्ट हुआ है, इसलिए 70 ml को क्या बोला जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाएगा। बात समझ के अंदर आ गई है क्या, बात समझ में आ गई। ब्लड वॉल्यूम, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। 130 ml माइनस 60 ml इक्वल टू 70 ml। बात समझ गए। यदि मैं दोस्तों स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो वॉल्यूम आएगा वो कार्डियक आउटपुट कहलाएगा। यदि अगर मैं करता हूं 70 ml मल्टीप्लाई बाय 72 तो लगभग 5 लीटर वैल्यू आ जाती है। तो एवरेज कार्डियक आउटपुट कितना होता है फ्रेंड्स, 5 लीटर होता है। रेंज पूछा जाएगा तो 4 से 7 लीटर होता है रेंज। कार्डियक आउटपुट का रेंज कितना, 4 से 7 लीटर। अरे भाई बोलो, अरे भाई बोलो, बात तो समझ में आ रही है ना सबको। क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और पूरी यूनिट को एक दिन में पढ़ना है, इसलिए स्पीड तो मुझे मेंटेन ही करनी पड़ेगी। और बंदे का स्टेमिना तो आप देख सकते हो कि एक दिन में एक यूनिट पढ़ा सकता है, तो 20 दिन में पूरा इतिहास बदल दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, दावा है दोस्तों कि नर्सिंग में नॉरसेट का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे हम 20 दिन के अंदर अंदर कि पूरा क्रैश कोर्स के माध्यम से नर्सिंग को कंप्लीट कर देंगे 20 दिन में। और पूरी यूनिट्स को सिस्टमैटिक थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और थ्योरी पढ़ाने के साथ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। यदि जिम्मेदारी ली है, या तो जिम्मेदारी नहीं लेता मैं आप सबकी, यूट्यूब पर पढ़ाने की जिम्मेदारी क्रैश कोर्स की नहीं लेता, लेकिन यदि जिम्मेदारी ली है तो पूरी इज्जत से निभाऊंगा, पूरे रेस्पॉन्सिबिलिटी से निभाऊंगा, पूरे दायित्व से निभाऊंगा। बात समझ गए दोस्तों। तो ध्यान से रखिएगा, कोई ब्लड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा दोस्तों, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हार्ट। हार्ट का न्यूरल रेगुलेशन 4 प्रकार के रिसेप्टर करते हैं। ये है ह्यूमन हार्ट, देखिएगा ध्यान से। और इधर आता है वेना केवा, क्या आता है, वेना केवा। और ये है राइट एट्रिया, और यहां से एवोर्टा, क्या निकलता है, एवोर्टा, क्या निकलता है दोस्तों। और यहां से फिर एवोर्टा से कैरोटिड साइनस, कैरोटिड साइनस। तो ध्यान से सुनिएगा आप दोस्तों कि कहां कहां पर हार्ट के रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात करता हूं मैं वेना केवा एंड राइट एट्रिया के अंदर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स। वेना केवा और राइट एट्रिया में पाई जाने वाले रिसेप्टर्स को स्ट्रेच रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहा जाता है, स्ट्रेच रिसेप्टर। यानी ये स्ट्रेच रिसेप्टर किसके प्रेशर को मेजर करते हैं, वीनस रिटर्न के प्रेशर को मेजर करते हैं। क्लियर। हार्ट से इजेक्ट होने वाले ब्लड यानी कि एवोर्टिक आर्च और कैरोटिड साइनस, एवोर्टिक आर्च एंड कैरोटिड साइनस में 2 प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं। सबसे पहले रिसेप्टर होते हैं दोस्तों बैरो, और दूसरे होते हैं कीमो। बैरो रिसेप्टर जो होते हैं यही मुख्य रूप से प्रेशर को मेजर करते हैं, यानी हार्ट से जाने वाले ब्लड के प्रेशर को मेजर करने वाले मेन रिसेप्टर होते हैं बैरो। और इसीलिए इन सारे रिसेप्टर्स में से प्रेशर रिसेप्टर किसे कहा गया, तो याद रखिएगा प्रेशर रिसेप्टर बोला गया बैरो रिसेप्टर को। और कीमो रिसेप्टर भी कहां पाए जाते हैं, एवोर्टिक आर्च और कैरोटिड साइनस में। बैरो भी कहां होते हैं, एवोर्टिक आर्च और कैरोटिड साइनस में। जबकि स्ट्रेच कहां होते हैं, तो स्ट्रेच वेना केवा और राइट एट्रिया के अंदर पाए जाते हैं। प्रेशर रिसेप्टर किसको कहा, तो बैरो को प्रेशर रिसेप्टर कहा गया। कीमो रिसेप्टर O2, CO2 एंड H+ की कंसंट्रेशन को मेजर करने वाले रिसेप्टर होते हैं। बोलो भाई, क्लियर है, बात समझ में आ गया कीमो रिसेप्टर के बारे में। एक और रिसेप्टर पाए जाते हैं दोस्तों जो स्केलेटल मसल्स के अंदर होते हैं, और उन रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है, प्रोप्रियोसेप्टर्स के नाम से जाना जाता है।
क्या कहते हैं, प्रोप्रियोसेप्टर्स के नाम से जाना जाता है। ये होते हैं स्केलेटल मसल्स के अंदर। और जब कभी भी हम दौड़ते हैं यदि अगर, तो दौड़ते ही हार्ट रेट बढ़ जाती है। कारण क्या है, क्योंकि स्केलेटल मसल्स में होते हैं प्रोप्रियोसेप्टर, और ये तुरंत इंपल्स को रिसीव करके और ब्रेन को भेज देते हैं, और ब्रेन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन देता है और हार्ट रेट को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा, क्योंकि भागने के लिए स्केलेटल मसल्स को ब्लड सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा चाहिए, और इसलिए हार्ट रेट बढ़ना तो आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोप्रियोसेप्टर क्या है, स्केलेटल मसल्स के अंदर एंड जॉइंट्स के अंदर पाए जाने वाले रिसेप्टर होते हैं। तो हार्ट को रेगुलेट करने के लिए, न्यूरल रेगुलेशन के लिए 4 प्रकार के रिसेप्टर होते हैं दोस्तों। कौन कौन से रिसेप्टर, सबसे पहला स्ट्रेच रिसेप्टर नंबर 1, दूसरे रिसेप्टर बैरो रिसेप्टर, नंबर 3 कीमो रिसेप्टर, कौन से, और नंबर 4 है प्रोप्रियोसेप्टर। यस और नो, अरे भाई बोलो, क्लियर है, बात समझ गए क्या। एवोर्टिक आर्च और कैरोटिड साइनस में बैरो और कीमो। बैरो को प्रेशर कहा गया, कीमो क्या करते हैं, O2 CO2 H+ को मेजर करते हैं। यस और नो, प्रोप्रियोसेप्टर स्केलेटल मसल्स एंड जॉइंट्स के अंदर पाए जाते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर वीनस रिटर्न के प्रेशर को मेजर करते हैं। कहां पर होते हैं, वेना केवा और राइट एट्रिया के अंदर। बात समझ गए क्या। ये 4 प्रकार के रिसेप्टर थे हार्ट के अंदर। आफ्टर दैट यदि अगर हमसे कहा जाए ब्लड प्रेशर, तो दोस्तों नॉर्मली ब्लड प्रेशर होता है 120 और 80 mm ऑफ Hg, 120/80 mm ऑफ Hg। यस और नो, ये जो प्रेशर होता है दोस्तों सिस्टोलिक कहलाता है, और ये जो प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक कहलाता है। क्या कहलाता है, डायस्टोलिक कहलाता है। यस और नो, 120/80 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, बोलो भाई, क्लियर है। आफ्टर दैट सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का जो गैप होता है उसको पल्स प्रेशर कहा जाता है। यदि नॉर्मल पल्स प्रेशर निकालोगे तो कितना आएगा, 40 mm ऑफ Hg आता है। एक पल्स का प्रेशर क्या कहलाएगा, पल्स प्रेशर। तो भोपाल एम्स ने एक बार पूछ लिया कि रेशो बताओ सिस्टोलिक बीपी, रेशो डायस्टोलिक बीपी, रेशो पल्स प्रेशर। तो 120 रेशो 80 रेशो 40। तो आंसर क्या आ गया है, 3:2:1, 3:1 इसका रेशो आ जाएगा। यस और नो, बोलो भाई, बात समझ में आ गया क्या यहाँ तक। अरे भाई बोलो मेरे बब्बर शेरो, बात समझ गए क्या। अरे भाई बोलो ना, समझ में आ रहा है क्या, यस और नो, क्लियर है यहाँ तक। जा अब आप आगे की बात करते हैं। तो दोनों में जब हम बीपी को लेते हैं, तो बीपी लेते समय जो साउंड आपको सुनाई देती है स्टेथ के अंदर, उन साउंड्स को कोरोटकॉफ साउंड्स के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, कोरोटकॉफ साउंड्स को कहते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन आते हैं कुछ क्लिनिकल बेस्ट। तो क्लिनिकल बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपसे कहा जाता है यदि आपने वाइड कप बांध दिया, यदि आपने लूज कप बांध दिया, यदि अगर आपने अबो लेवल पर रखा, तो बीपी पर क्या फर्क पड़ेगा, तो बीपी की रीडिंग लो आएगी। यदि अगर आपसे क्लिनिकल क्वेश्चन पूछा गया तो कहा जाता है आपने नैरो कफ बांध दिया, कौन सा कफ, नैरो कफ, या फिर आपने टाइट कफ बांध दिया, या फिर आपने बिलो लेवल पर रखा, हार्ट के लेवल से बिलो रखा, तो बीपी रीडिंग कैसी आएगी, तो बीपी रीडिंग हाई आती है दोस्तों। दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये काफी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चंस होते हैं। बोलो भाई, फॉल्स हाई एंड फॉल्स लो, क्लियर है। कार्डियक प्रेशर्स की बात करता हूं अब, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कार्डियक प्रेशर में सबसे पहला होता है पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर का वैल्यू याद रखना, 6 to 12 mm ऑफ Hg। मीन आर्टेरियल प्रेशर पूछा जाएगा तो 93.3 mm ऑफ Hg मीन आर्टेरियल प्रेशर। दोस्तों पैराडॉक्सिकल बीपी पूछा जाए, यानी इंस्पायरेशन के समय बीपी का डाउन होना, क्या कहलाया, पैराडॉक्सिकल बीपी। और पैराडॉक्सिकल बीपी कितना होता है, 3 से 10 mm ऑफ Hg तक ड्रॉप हो जाता है इंस्पायरेशन के समय, तो इसको पैराडॉक्सिकल कहेंगे। कैपिलरी प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, कैपिलरीज में से न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस के एक्सचेंज के लिए जितने प्रेशर की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं दोस्तों कैपिलरी प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये होता है 15 से 30 mm ऑफ Hg। ऑर्थोस्टैटिक या पोस्चुरल हाइपोटेंशन कितना होता है दोस्तों, तो जब किसी व्यक्ति का प्रेशर, ब्लड प्रेशर पोजीशन चेंज करने पर डायस्टोलिक बीपी लगभग 10 से 15 mm ऑफ Hg ड्रॉप हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और डायस्टोलिक लगभग 10 से ज्यादा तक डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को ऑर्थोस्टैटिक या पोस्चुरल हाइपोटेंशन के नाम से जाना जाता है। अरे भाई बोलो, एक ही टॉपिक के अंदर हम पूरे प्रेशर वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि दिल्ली एम्स एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से उठाएगा और देने वाला है।
पल्स प्रेशर 30 से 40 इसकी रेंज होती है। सेंट्रल वीनस प्रेशर पूछा जाए तो 3 से 8 mm ऑफ Hg या 5 से 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O होता है। इस पे पूरा लेक्चर पढ़ा रखा है मैंने, इसके जो लेक्चर्स हैं दोस्तों यूट्यूब के ऊपर वो आपको देखना है। तो सेंट्रल वीनस प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं इसका लेक्चर आपको वहां से देखना है, उठा करके देख लोगे क्या? अरे भाई बोलो, वहां से देख लोगे क्या? सेंट्रल वीनस प्रेशर कैसे मेजर करते हैं इसका एक लेक्चर आपको देखना है। क्लियर? आफ्टर दैट आगे बात बढ़ता हूं, प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। ध्यान से रखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। यह हार्ट होता है, हार्ट के ऊपर जब ब्लड आता है इधर से घूम करके और वापस यहां से फिर कहां आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो जो ब्लड का अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट स्ट्रेचेस टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी जितना वीनस रिटर्न आता है लेफ्ट वेंट्रिकल जितना हाईएस्ट स्ट्रेच होता है वीनस रिटर्न के कारण, यानी वीनस रिटर्न आया 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 कहां भर गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आकर के भर गया। तो लेफ्ट वीनस रिटर्न के कारण लेफ्ट वेंट्रिकल हाईएस्ट जितना स्ट्रेच होता है उसको प्रीलोड कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? तो प्रीलोड क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेचिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के मैक्सिमम स्ट्रेचिंग को प्रीलोड कहते हैं। अब जैसे ही यहां पर आकर ब्लड कलेक्ट होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ गई है, किसकी? इस ब्लड को पंप करने की, यानी कि ये ब्लड को फोर्सफुली इजेक्ट करने का इसके ऊपर फोर्स है। तो जितने फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, यानी इस ब्लड को कार्डियक आउटपुट को इजेक्ट करने के लिए जितना फोर्स चाहिए दोस्तों उसको कहते हैं आफ्टर लोड। तो आफ्टर लोड एक प्रकार का क्या है? फोर्स है, किसको? लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड कलेक्टेड है उसको इजेक्ट करने के लिए, कार्डियक आउटपुट को इजेक्ट करने के लिए, और स्ट्रेचिंग, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग को प्रीलोड के नाम से जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन। क्लियर है भाई? आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डबल सर्कुलेशन। तो ध्यान से सुनिएगा, ये हार्ट है और डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं ध्यान से सुनिएगा। ये लंग्स है और ये है टिश्यू। तो टिश्यू से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर के और आता है राइट एट्रिया के अंदर, ट्राइकस्पिड से चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल पंप करता है तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये ब्लड चला जाता है लंग्स में। लंग्स से 4 पल्मोनरी वेन्स इसको लेकर के कहां आती है? इसको लेकर आती है लेफ्ट एट्रिया के अंदर। लेफ्ट एट्रिया से ये बाइकस्पिड वॉल के द्वारा या मिट्रल वॉल के द्वारा आ जाता है दोस्तों लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है तो वापिस से टिश्यूज के अंदर आ जाता है सर्कुलेट होने के लिए, किसके द्वारा? एवोर्टा के द्वारा। तो ध्यान से देखिएगा, एक ब्लड का एक बूंद यदि मैं अगर यहां से चलाता हूं तो देखो ये ब्लड का ड्रॉप एक बार हार्ट में आया, हार्ट में से फिर बाहर निकल गया और फिर वापस से हार्ट में आया और फिर हार्ट से बाहर निकल गया। तो ध्यान से सुनिएगा, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में एक ब्लड का ड्रॉप जो होता है 2 बार हार्ट से गुजरता है और इसीलिए इस तरह के सिस्टम को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, टिश्यू और हार्ट के बीच एक सर्किट बनता है और हार्ट और लंग्स के बीच एक सर्किट बनता है। इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्किट और इसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या कहा जाता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो होता है ये मेजर सर्कुलेशन होता है और ये होता है स्मॉल सर्कुलेशन होता है। क्लियर हो गया है? इस प्रकार से जो हार्ट की ब्लड सप्लाई होती है उसको डबल सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट आता है क्वेश्चन ब्लड वेसल्स में से। यदि अगर नॉर्सेट वाला जो क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर यदि नॉर्सेट का एग्जाम लेता है और कार्डियक एनाटॉमी में से ब्लड वेसल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइए समझते हैं क्या पूछ सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन ब्लड वेसल से हो सकते हैं। तो दोस्तों ब्लड वेसल 3 लेयर से मिलकर के बनती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। इंटरना स्मूथ मसल्स, इंटरना जो होती है स्क्वामस एपिथेलियम से बनती है इसलिए इसको एंडोथेलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंपल स्क्वामस से बनती है इसलिए एंडोथेलियम बोला जाता है। दोस्तों ट्यूनिका मीडिया जो होती है ये स्मूथ मसल फाइबर से मिलकर के बनी होती है। कौन सी मसल होती है इनमें? स्मूथ मसल होती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है दोस्तों, एज बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स विल बी डिक्रीज्ड और इसलिए इनके अंदर क्या हो जाता है? वेसल्स के अंदर हार्डनिंग हो जाता है और ओल्ड एज में वेसल्स का हार्डनिंग हो जाना कहलाता है दोस्तों आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। क्या कहलाएगा? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहलाएगा। तो ध्यान से सुनना, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जब हो जाएगा दोस्तों तो ओल्ड एज में बीपी हाई होने लग जाएगा,
पटना एम्स का क्वेश्चन है, पूछा गया था ओल्ड एज में बीपी हाई होने का कारण क्या है, तो आपको जवाब देना है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्यों हुआ? हार्डनिंग ऑफ द टिश्यूज, हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिक्रीज नंबर ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर इन द ब्लड वेसल्स। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, मुर्गे बना दूंगा नहीं तो। अरे भाई ध्यान से सुनो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुर्गे बना दूंगा नहीं तो क्लास को देख रहे हैं जो भी। क्लियर? लाइक कर दो फटाफट से जिसने भी लाइक नहीं किया है। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। लाइक करो फटाफट से, क्लास को लाइक करो, फुल फुल लाइक कर दो, बराबर लाइक करो। आफ्टर दैट ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होती है दोस्तों, ये हार्ड लेयर होती है, टफ लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई लेयर होती है। याद रखिएगा ब्लड वेसल्स तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले हम कहते हैं आर्टरी, आर्टरी। दूसरा हम कहते हैं आर्टरी जाकर ओपन होती है आर्ट्रियोल्स के अंदर। कहां पर? आर्ट्रियोल्स के अंदर। फिर उसके बाद में होती है दोनों वेन्योल्स। कौन सी? वेन्योल्स। और वेन्योल्स जाकर के खुलती है वेन्स के अंदर। दोनों वेसल्स को आपस में जोड़ने वाली वेसल्स को कहते हैं कैपिलरीज। क्या कहा जाता है? कैपिलरीज। दोनों वेसल्स को जोड़ती है, इसलिए इसको एक्सचेंज वेसल भी कहते हैं। इसको कनेक्टिंग वेसल के नाम से भी जाना जाता है। बॉडी का मोस्ट ऑफ जो ब्लड होता है दोस्तों, वो वेन के अंदर कलेक्ट रहता है, इसलिए वेन्स को क्या कहा जाता है? रिजर्वॉयर्स भी कहते हैं, ब्लड रिजर्वॉयर्स भी कहा जाता है। दोस्तों जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है वो आर्ट्रियोल्स के कारण होता है, इसलिए आर्ट्रियोल्स को रेजिस्टेंस वेसल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जामिनर यही क्वेश्चन करता है, कौन सी वेसल्स को रेजिस्टेंस वेसल्स कहते हैं, कौन सी वेसल्स को कनेक्टिंग कहते हैं, कौन सी वेसल्स को एक्सचेंज कहते हैं, कौन सी वेसल्स को रिजर्वॉयर कहा जाता है। बात समझ गए क्या? अरे भाई बोलो, क्लियर है? दोस्तों स्मॉल वेसल्स को ब्लड सप्लाई करने वाली, बड़ी वेसल्स को ब्लड वेसल्स को सप्लाई करने वाली वेसल्स को वासा वैसोरम के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया है? आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक कोरोनरी सर्कुलेशन। दोस्तों कोरोनरी सर्कुलेशन में याद रखना, कोरोनरी आर्टरी जो होती है ब्लड सप्लाई करती है हार्ट की मायोकार्डियम को। किसको? मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करने वाली इस वेसल को क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी। दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। यस और नो? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होती है अगेन दो ब्रांच में डिवाइड होती है, लाड़ा। और राइट कोरोनरी आर्टरी अगेन दो ब्रांच में डिवाइड होती है, राड़ा। कौन सी? राड़ा। तो याद रखिएगा इसकी सपोर्टिव ब्रांच है दोस्तों सर्कमफ्लेक्स। कौन सी? सर्कमफ्लेक्स। और इसकी सपोर्टिव ब्रांच है दोस्तों मार्जिनल। कौन सी? मार्जिनल। याद रखिएगा दोस्तों, ये लाड़ा जो होती है कहां कहां ब्लड सप्लाई करती है? तो यदि हार्ट की एंटीरियर वॉल को, एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को, और आफ्टर दैट अब मैं कहता हूं लेफ्ट वेंट्रिकल की पोस्टीरियर और लेटरल वॉल को सप्लाई करती है कौन सी? सर्कमफ्लेक्स। तो पोस्टीरियर लेटरल वॉल इज सप्लाइड बाय द सर्कमफ्लेक्स। आफ्टर दैट राडा की बात करता हूं मार्जिनल की, तो दैट सप्लाई टू द इंफीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का इंफीरियर वॉल को सप्लाई करता है एसए नोड को, एवी नोड को, देन राइट एट्रिया को, राइट वेंट्रिकल को, और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को ब्लड सप्लाई करता है कौन सा ब्रांच? राइट कोरोनरी आर्टरी। अब अभी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि यदि कौन सी ब्रांच ब्लॉक हो जाए, कौन सी ब्रांच ब्लॉक हो जाए कि एंटीरियर वॉल एमआई हो जाएगा। तो एंटीरियर वॉल एमआई कब होगा दोस्तों? जब मेनली कौन सी ब्रांच ब्लॉक हो जाए? लाड़ा ब्लॉक हो जाए। और सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन एमआई जो होता है वो इसी के कारण होता है, और इसलिए मोस्ट कॉमन एमआई जो होता है एंटीरियर वॉल एमआई होता है। और कौन सी ब्रांच के कारण होता है? लाड़ा के ब्लॉक होने से होता है। दूसरा, लाड़ा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, राडा का राइट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या लेफ्ट इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी भी कहते हैं, और इसको राइट इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के नाम से भी जाना जाता है। यदि अगर एग्जामिनर कहता है पोस्टीरियर वॉल एमआई या लेटरल वॉल एमआई कौन सी ब्रांच में ब्लॉकेज के कारण होगा, तो सर्कमफ्लेक्स ब्लॉक हो जाएगी। तो कौन सा एमआई होगा? पोस्टीरियर या लेटरल वॉल एमआई होगा दोस्तों। यदि अगर कौन सी ब्रांच ब्लॉक हो जाए कि इंफीरियर वॉल एमआई होगा, तो आंसर होगा राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी की सपोर्टिव ब्रांच मार्जिनल है, लेफ्ट कोरोनरी की सपोर्टिव ब्रांच
सरकमफ्लेक्स से। बोलो भाई, क्लियर है क्या? अरे भाई बोलो मेरे बब्बर से रो, बात समझ में आ गई ना? ये है हार्ट का ब्लड सप्लाई। क्या है ये? अरे ये समझ गए ना? ये हार्ट का ब्लड सप्लाई है। आफ्टर दैट सर्कम ऑफ विलिस, सर्कल ऑफ विलिस, सर्कल ऑफ विलिस कहते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन। किसकी ब्लड सप्लाई? ब्रेन की ब्लड सप्लाई को कहा जाता है सर्कल ऑफ विलिस। किस किस से बनती है दोस्तों सर्कल ऑफ विलिस? तो टोटल 14 आर्टरीज मिलकर के सर्कल ऑफ विलिस बनाती है। यस और नो? तो कौन कौन सी आर्टरीज होती हैं? दो एंटीरियर सेरिब्रल, दो होती है मिडिल सेरिब्रल, और दो होती है पोस्टीरियर सेरिब्रल। यस और नो? दो होती है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग और दो होती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। दो होती है कैरोटिड। कौन सी? कैरोटिड। दो होती है वर्टिब्रल। कौन सी? वर्टिब्रल। और एक होती है बेसिलरी। इस प्रकार से मिलकर के 2 4 6 8 10 12 14, इस प्रकार एक वर्टिब्रल और एक बेसिलरी, ये लीजिएगा। इस प्रकार से मिलकर के टोटल 14 आर्टरीज मिलकर के ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है दोस्तों। और ब्रेन की ब्लड सप्लाई को कहा जाता है सर्कल ऑफ विलिस। क्लियर हो गया है? आर्टरीज के नाम क्लियर है। आफ्टर दैट हार्ट की साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना हार्ट के S1 जो होता है, S2 होता है, S3 होता है, S4 होता है, 4 8 साउंड होती है दोस्तों। जब आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि कौन सी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट साउंड है, तो S2 जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट साउंड होती है, और S1 जो होती है 0.10 से 0.14 सेकंड का होता है, ये 0.07 से 0.1 सेकंड का होता है, और ये बहुत कम समय के लिए सुनाई देता है, इसलिए ये इनऑडिबल होता है, इसको सुन नहीं सकते हो। यस और नो? ये साउंड S1 जो होता है दोस्तों क्यों होता है? क्लोजर ऑफ एवी वॉल। जैसे ही एवी वॉल बंद होंगे तो कौन सा साउंड सुनाई देगा आपको? S1। कैसा सुनाई देता है? ये सुनाई देता है लब साउंड। S2 होता है क्लोजर ऑफ सेमीलूनर। जैसे ही सेमीलूनर वॉल बंद होंगे तो सुनाई देगा S2। कैसा सुनाई देता है? डब साउंड सुनाई देता है। दोस्तों एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड का रशिंग जब होता है, तो रशिंग की वजह से जो साउंड सुनाई देता है वो S3 होता है, और वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड सुनाई देता है वो S4 होता है। क्लियर हो गया है? ये साउंड सुनाई देती है दोस्तों, और इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं हार्ट साउंड से रिलेटेड। क्लियर है? कार्डियक मर्मर या कार्डियक ब्रूट, तो कार्डियक मर्मर 2 से 4 साल के बच्चे में काफी कॉमन बात है। ये क्लिकिंग वाला या फिर रशिंग वाला साउंड होता है या टिकलिंग वाला साउंड होता है। तो यदि एग्जामिनर कहे कि टिकलिंग, क्लिकिंग या रशिंग टाइप का एबनॉर्मल साउंड हार्ट के अंदर सुनाई दे रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? तो कार्डियक मर्मर के नाम से जाना जाता है। और कई बार तो क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि कार्डियक मर्मर ब्रूट साउंड किसको कहते हैं? तो ब्रूट साउंड कहते हैं दोस्तों किसको? कार्डियक मर्मर को। बोलो भाई। आफ्टर दैट नेक्स्ट बात करता हूं ईसीजी की। तो ईसीजी में सबसे पहला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म क्या आती है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसको बोला जाता है। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यदि कहा जाए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यदि ग्राफी पूछा जाए या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाए, तो दोस्तों जिस मशीन के माध्यम से हम ईसीजी को रिकॉर्ड करते हैं उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और पूरे प्रोसीजर को कहते हैं ग्राफी। क्या कहा जाता है? प्रोसीजर को कहा जाता है ग्राफी। और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इन शॉर्ट ईसीजी। तो कई बार ईसीजी का फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। और फिर कहा जाता है मशीन। मशीन को क्या कहोगे? तो मशीन को कहा जाता है दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और दूसरा प्रोसीजर को क्या कहा जाएगा? ईसीजी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। दोस्तों एंटोन वॉन विलियम साइंटिस्ट थे जिन्होंने PQRST नाम दिया था। 25 mm ऑफ Hg, 25 सेंटीमीटर, 25 mm की स्पीड से पर सेकंड की स्पीड से ईसीजी पेपर बाहर निकलता है, प्रिंट होता है। इसके अंदर ईसीजी के अंदर वेव्स की बात करूं तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला वेव होता है P, दूसरा QRST। दोस्तों जो P वेव होता है, P वेव के बनने का कारण क्या होता है? तो P वेव बनता है दोस्तों एट्रियल सिस्टोल के कारण, QRS कॉम्प्लेक्स बनता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के कारण, और T वेव बनता है दोस्तों वेंट्रिकुलर डायस्टोल के कारण। क्लियर हो गया है? एट्रियल सिस्टोल यानी कि एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ये ईसीजी के वेव्स होते हैं।
आफ्टर दैट फर्स्ट वेव पूछा जाए तो पी वेव होता है दोस्तों, फर्स्ट वेव ईसीजी का पी वेव होता है। क्लियर हो गया है? अरे भाई बोलो, बात समझ गए क्या? ये होते हैं इस प्रकार से ईसीजी के वेव्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट बात करता हूं ईसीजी और इलेक्ट्रोलाइट। तो ईसीजी इलेक्ट्रोलाइट में दो क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहला के प्लस का आएगा, दूसरा कैल्शियम का आएगा, Ca+2। जब K प्लस की वैल्यू बढ़ जाती है, या तो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, यानी कि हाइपर हो जाए या फिर हाइपो हो जाए, तो याद रखना दोस्तों, पोटेशियम जब भी चेंज होगा तो टी वेव बदल जाएगा। कौन सा वेव बदल जाएगा? अब टी वेव बदल जाएगा। अगर बढ़ेगा तो टी वेव कैसा हो जाएगा? टी वेव हो जाएगा दोस्तों प्रोमिनेंट। कैसा हो जाएगा? टॉल टेंटेड। टॉल और टेंटेड टी वेव कब होता है? जब मेनली पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। यदि अगर शैलो फ्लैट टी वेव आ रहा है तो क्या आंसर होगा? तो शैलो फ्लैट टी वेव कब होता है? हाइपोकैलिमिया के केस में होता है। यस और नो? जब कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर चेंज होता है तो ईसीजी में क्यूटी और एसटी पर चेंज आता है दोस्तों। एक तरफ कहूंगा हाइपो, दूसरी तरफ बोलूंगा हाइपर। तो हाइपोकैल्सीमिया में क्या होगा? तो हाइपोकैल्सीमिया में क्यूटी और एसटी जो होंगे वो प्रोलॉन्ग हो जाएंगे, प्रोलॉन्ग क्यूटी एसटी। और यदि अगर हाइपर कैल्सीमिया हो गया है तो क्यूटी एसटी जो होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। तो याद रखना, शॉर्ट क्यूटी और एसटी। ये क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों किससे रिलेटेड? ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड। क्लियर हो गया है? दूसरा आता है ईसीजी और डिजीज कंडीशन। ध्यान से सुनना, एसीजी और डिजीज कंडीशन में केवल एक ही क्वेश्चन आएगा एमआई का, और दो प्रकार की कंडीशन यहां पर होती है। एक एसटी एलिवेशन हो जाता है और दूसरा एसटी एलिवेट नहीं होगा, यानी एसटी डिप्रेशन हो जाता है। यदि अगर एसटी एलिवेशन आ रहा है और साथ के साथ कार्डियक एंजाइम्स का लेवल भी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो याद रखना दोस्तों, ये कौन सा एमआई है? स्टेमाई है। कौन सा एमआई? स्टेमाई है। लेकिन यदि अगर एसटी डिप्रेशन आ रहा है प्लस साथ के साथ कार्डियक एंजाइम्स का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, तो ये जो एमआई होगा दोस्तों, ये कौन सा एमआई है? ये नॉन स्टेमाई कहलाएगा। कौन सा एमआई? नॉन स्टेमाई कहलाएगा। बात समझ गए क्या? तो दो प्रकार का एमआई, स्टेमाई और नॉन स्टेमाई। दूसरी बात कहते हैं दोस्तों, क्यू वेव जो होता है पैथोलॉजिकल हो जाता है, और ये एक परमानेंट ईसीजी चेंज है। किसके कंडीशन में? जब किसी को एमआई हो जाता है। तो एमआई के केस में परमानेंट ईसीजी चेंज कौन सा होगा? पैथोलॉजिकल क्यू वेव का हो जाना। दूसरी एसटी एलिवेशन एमआई और एसटी डिप्रेशन एमआई, यानी नॉन स्टेमाई की बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया है? तो दोस्तों दूसरा चेंज क्या आता है? तो एमआई के केस में टी वेव के अंदर चेंज आता है और टी वेव इन्वर्टेड हो जाता है। कैसा हो जाता है? इन्वर्टेड। तो जब कभी भी एमआई का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ईसीजी में क्या क्या मिलेगा आपको? एक तो मिलेगा एसटी एलिवेशन, टी वेव इन्वर्जन और पैथोलॉजिकल क्यू वेव। ये तीन चेंजेस प्लस साथ के साथ डायग्नोसिस क्रिएट करना है, तो साथ के साथ क्या देखना होगा? कार्डियक एंजाइम्स का लेवल बढ़ा हुआ होगा। ऐसा अगर हो रहा है तो जो डायग्नोसिस होगा दोस्तों वो क्या होगा? डायग्नोसिस क्या होगा? एमआई डायग्नोसिस होगा, और एसटी डिप्रेशन होगा या फिर एसटी एलिवेशन होगा। दोस्तों सीपीआर नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यदि अगर कार्डियोलॉजी से क्वेश्चन आता है नॉर्सेट के अंदर तो सीपीआर भी उसका एक टॉपिक है, और सीपीआर में से यदि क्वेश्चन आया तो पूरा वीडियो पढ़ा रखा है, पूरा प्रोसीजर डेमोस्ट्रेट करवा रखा है। आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके और सीपीआर के उस लेक्चर को पूरा रिवाइज कर लेना। तो याद रखिएगा, वॉच द प्रीवियस कंप्लीट वीडियो ऑन द सीपीआर ऑन द यूट्यूब। तो यूट्यूब पे से आप मेरा सीपीआर वाला लेक्चर जरूर से जरूर देख लेना। दूसरा क्वेश्चन, यदि कार्डियक एंजाइम्स, ये हर एग्जाम का एक फेवरेट टॉपिक होता है दोस्तों, और कार्डियक एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ध्यान से सुनना क्या क्या क्वेश्चन आएगा। ये होती है दोस्तों मायोकार्डियल सेल्स। कौन सी सेल से? मायोकार्डियल सेल से। और अभी बता देता हूं आपको, एक ही मिनट के अंदर अंदर, एक मिनट से ज्यादा कोई भी टॉपिक को पढ़ने में नहीं लगेगा। इनके अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, और पहला एंजाइम होता है सीकेएमबी, दूसरा एंजाइम होता है दोस्तों मायोग्लोबिन। एंजाइम क्या? प्रोटीन्स होती हैं ये एक तरह की, अंडरस्टैंड। और तीसरा होता है दोस्तों ट्रोपोनिन। अब जो क्वेश्चन करता है एग्जामिनर, क्या करता है कि सबसे पहले एलिवेट होता है तो 1 घंटे में एलिवेट हो जाता है, 2 घंटे में एलिवेट हो जाता है, 3 घंटे में एलिवेट हो जाता है। सिंपल तरीके से बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। आप पूछ लिया कि मोस्ट अर्लीस्ट
तो याद रखिएगा आंसर सी के एम भी आ जाएगा। कहा जाए आपसे ये मायोग्लोबिन, तो मायोग्लोबिन रिलायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्केलेटल मसल से भी रिलीज होता है। कहीं हो सकता है स्केलेटल मसल डैमेज हुआ हो और इसलिए मायोग्लोबिन का लेवल बढ़ गया हो। अब कहा जाए आपसे कि मोस्ट रिलायबल, तो आंसर ट्रोपोनिन आ जाएगा दोस्तों। क्या आंसर आ जाएगा? तो यदि अगर एग्जामिनर पूछ लेता है मोस्ट रिलायबल एंजाइम, तो ट्रोपोनिन का आंसर करना है। क्लियर है? बात समझ गए? ये क्वेश्चन आ सकते हैं कार्डियक एंजाइम में से। नेक्स्ट टॉपिक होगा कार्डियक अरिथमियास। ध्यान से सुनना दोस्तों, इस प्रकार का जो अरिथमिया होगा जिसके अंदर रेट आपको बढ़ी हुई नजर आएगी, ये ईसीजी है टैकीकार्डिया का, साइनस टैकीकार्डिया। और ये वाला जो ईसीजी है साइनस ब्रेडीकार्डिया का है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यदि अगर माना कि ईसीजी में दो आर वेव के बीच के इंटरवल को आरआर इंटरवल कहते हैं, और कभी भी यदि अगर हार्ट रेट बढ़ा तो आरआर जो इंटरवल होगा दोस्तों वो घट जाएगा। आरआर इंटरवल और हार्ट रेट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कभी भी यदि टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया का ईसीजी देखने का चांस मिले तो ध्यान से देखना, यदि आरआर इंटरवल बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो रहा है, बढ़ा हुआ है, मतलब क्या होगा? आरआर इंटरवल तभी जाकर के बढ़ता है जब हार्ट रेट घट गया हो। क्लियर? बोलो भाई, क्लियर? देन एट्रियल फिब्रिलेशन का ईसीजी है और ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का ईसीजी है। एट्रियल फिब्रिलेशन का ईसीजी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ईसीजी होते हैं। एंजाइम्स के लेवल को देख करके बुक में आपको अलग अलग दे रखे होंगे, कुछ उल्टे पुल्टे, कंफ्यूज मत होना। जो मैंने बताया है वो सीख लेना और एक बार में भरोसा कर लेना। खुश रहोगे जिंदगी में, दुखी नहीं होगे, अच्छा पेपर जाएगा। क्लियर हो गया है? बुकों में पता नहीं क्या क्या दे रखा है उल्टा पुल्टा। बात समझ गए? आफ्टर दैट ये जो ईसीजी दिख रहा है ये सस्टेंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का ईसीजी है दोस्तों। सस्टेंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का ईसीजी है। बात समझ गए? और ये जो ईसीजी दिखाई दे रहा है ये प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस का ईसीजी है, पीवीसीज का ईसीजी है। क्लियर है? अरे भाई बोलो। ये 6 ईसीजी के डायग्राम आप याद कर लेना। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस 6 ईसीजी याद कर लेना, बहुत सफिशियंट है, इसके बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आईबीक्यूज से रिलेटेड, वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑन द यूट्यूब फॉर द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कार्डियक मशीन, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट और प्रोसीजर्स। दोस्तों इसका एक पूरा इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पे मैंने लेक्चर ले रखा है, उस लेक्चर को आप जरूर से जरूर देख लेना। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, मशीन, जितने भी कार्डियोलॉजी के हैं वो लेक्चर जरूर से जरूर देख लेना। प्रिपरेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा दोस्तों सीएडी, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। चलिएगा डिजीज पोर्शन पे आ गए हैं। तो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है दोस्तों? कॉरोनरी आर्टरी डिजीज होता है में आर्टरीज के अंदर क्या हो जाता है? कॉरोनरी आर्टरीज के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाने से कॉरोनरी आर्टरी क्या होती है? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। इसको कहते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। अब कॉरोनरी आर्टरी डिजीज कब बोला जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज तब बोला जाएगा दो तरह की वेसल से। यदि छोटी वेसल है, स्मॉल ब्रांच है, तो कब कहेंगे? और लार्ज ब्रांच है तो कब कहेंगे दोस्तों? यदि लार्ज ब्रांच है तो तभी जाकर के कॉरोनरी आर्टरी डिजीज बोलेंगे जब ये लगभग 50% तक ब्लॉक हो गया हो। कितना ब्लॉक हो गया हो? इसकी ल्यूमन 50% तक ब्लॉक हो गया हो। और स्मॉल ब्रांच है तो तब जाके कॉरोनरी आर्टरी डिजीज कहेंगे जब लगभग 75% तक ब्लॉक हो जाए, तब इसको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज कहा जाता है। अब कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर दो प्रकार की एक और बात पूछते हैं, रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर दो टाइप के होते हैं दोस्तों, मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर और दूसरे होते हैं नॉन मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर। अब याद रखना, नॉन मॉडिफेबल यहां से क्वेश्चन आता है तो नॉन मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर के अंदर याद रखना फैमिली हिस्ट्री हुआ, जेंडर हुआ, रेस हुआ, एज हुआ। ये जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं ये सब नॉन मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा जो बचा वो सब मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज में से। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन कब कहा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ Hg से ज्यादा आ रहा हो
और लगभग ऐसा 2 वीक से आ रहा हो, तब जाकर के इसको कहा जाएगा दोस्तों हाइपरटेंशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, हाइपरटेंशन इज अ मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर द एमआई और स्ट्रोक। यदि कहा जाए कि एमआई और स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या होता है, तो जवाब देना है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से ही सबसे ज्यादा एमआई और स्ट्रोक होता है। यदि कहा जाए अर्लीस्ट क्लिनिकल फीचर, तो दोस्तों याद रखना, जिसको बीपी ज्यादा है वो एक दिन सुबह उठा और उठते ही उसका सिर दुखने लग जाता है। नींद से जब कभी भी उठता है तो उठते ही हेडेक होने लग जाना, यानी अवेकनिंग हेडेक होना हाइपरटेंशन का अर्लीस्ट फीचर है। और यहां से क्वेश्चन श्योर एग्जामिनर पूछता है, अवेकनिंग हेडेक, एपिस्टैक्सिस और ब्लड विजन। दूसरा, यदि लेटर साइन पूछा जाएगा तो उसको चेस्ट में दर्द रहने लगेगा, पाउंडिंग और थ्रोम्बिक हेडेक होने लगेगा, यानी सिर भड़कने लगेगा। देन उसके बाद टिनाइटस हो जाएगा कानों के अंदर, फ्लश फेस और डिजीनेस, दे आर द लेटर सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन। यदि कहा जाए व्हाट इज द गोल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन का गोल ऑफ ट्रीटमेंट होता है दोस्तों बीपी को रिड्यूस करना, बीपी को रिड्यूस करना। बात समझ गए। यदि कहा जाए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है दोस्तों डायूरेटिक्स। क्या? डायूरेटिक एडमिनिस्ट्रेशन करना। हाइपरटेंशन से रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े जबरदस्त होते हैं। सबसे पहला हाइपरटेंशन के टाइप पूछा जाए दोस्तों, तो याद रखिएगा, टाइप में पहला प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसको एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, और 90 से लेकर 95% केसेस में इसी प्रकार का हाइपरटेंशन होता है। और ये जो हाइपरटेंशन होता है, ये हाइपरटेंशन दोस्तों अननोन पैथोलॉजी की वजह से होता है। जब कोई भी हाइपरटेंशन नॉन पैथोलॉजी की वजह से होगा, नॉन पैथोलॉजी किसी दूसरे कारण से, तो उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। दोस्तों एंजाइटी इंड्यूस हाइपरटेंशन को व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहा जाता है, जो कि किसी नर्स के आने से या डॉक्टर के आने से पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ऐसा हाइपरटेंशन कहलाता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। क्या कहलाता है? व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। क्लियर हो गया है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस कब बोलते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। यदि दोस्तों बीपी जो है 180/120 से ज्यादा हो जाए, तो इसको कहा जाता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंशन मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन तब बोलते हैं जब डायस्टोलिक बीपी 140 से ज्यादा हो जाए, तो ये कहलाएगा दोस्तों मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। क्या कहलाएगा? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहलाता है। क्लियर है। दूसरी क्वेश्चन कहते हैं हमसे फ्रूसेमाइड से रिलेटेड, तो याद रखिएगा फ्रूसेमाइड एक प्रकार का लूप डायूरेटिक होता है दोस्तों। और फ्रूसेमाइड एक जब कभी भी दिया जाता है तो दो टाइप के साइड इफेक्ट करता है। सबसे पहला तो ये क्या कर सकता है? डिहाइड्रेशन प्रोड्यूस कर देगा, तो साइड इफेक्ट पूछे जाते हैं। और दूसरा ये क्या करता है? के प्लस के लॉस को बढ़ा देता है, के प्लस लॉस को बढ़ाता है। और इसलिए फ्रूसेमाइड जब कभी भी किसी क्लाइंट को दिया जाए, तो याद रखिए उसका पोटेशियम लेवल चेक करते रहना, क्योंकि ये क्या करता है? हाइपोकैलेमिया प्रोड्यूस करता है। और इसलिए पेशेंट को क्या कहें आप? एक बनाना रोज खाना। एक बनाना रोज खाना किसको बोलोगे? जिसको फ्रूसेमाइड दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये करता है के प्लस डिप्लीशन, के प्लस के लेवल को डिस्टर्ब कर देगा, और इसलिए कहते हैं कि बनाना इसको दिया जाए। हाइपोकैलेमिया इसका साइड इफेक्ट है। दूसरा हो जाएगा इसकी वजह से डिहाइड्रेशन। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। क्लियर है। एंजाइना, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एंजाइना। एंजाइना क्या होता है? इम्बैलेंस इन सप्लाई एंड डिमांड। जब मायोकार्डियम की सप्लाई एंड डिमांड में, डिमांड ऑफ O2 की सप्लाई एंड डिमांड में यदि अगर मायोकार्डियम के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए, तो क्या हो जाता है? एंजाइना हो जाता है। एंजाइना का जो पेन होता है वो 5 मिनट के लिए होता है या 15 मिनट के लिए होता है। क्लियर हो गया है दोस्तों। सबसे पहला एंजाइना स्टेबल एंजाइना होता है, दूसरा एंजाइना अनस्टेबल एंजाइना होता है, तीसरा एंजाइना वेरिएंट एंजाइना होता है। कौन सा? वेरिएंट एंजाइना होता है। चौथा एंजाइना इंट्रैक्टेबल एंजाइना होता है। कौन सा? इंट्रैक्टेबल एंजाइना होता है। स्टेबल एंजाइना मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, एक्सरसाइज की वजह से होता है, इसलिए इसको एक्सेशनल एंजाइना भी कहा जाता है। पेन जो होता है रेस्ट से और नाइट्रोग्लिसरीन से रिलीव हो जाता है। दूसरा एंजाइना अनस्टेबल एंजाइना होता है, प्री इन्फॉक्शनल एंजाइना इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेन का ड्यूरेशन 15 मिनट से ज्यादा होता है, रेस्ट से ठीक नहीं होता है।
यस और नो, यानी इस प्रकार का एंजाइना हो रहा है तो मतलब इसको अटैक आ सकता है। तीसरा एंजाइना वेरिएंट एंजाइना होता है दोस्तों। कौन सा? वेरिएंट एंजाइना होता है। वेरिएंट एंजाइना स्पाज्म की वजह से होने वाला एंजाइना है, और स्पाज्म की वजह से होता है इसलिए इसको वैसोस्पेस्टिक एंजाइना या प्रिंज मेटल एंजाइना भी कहा जाता है। नंबर चौथा रेयर एंजाइना है, और ये होता है इंट्रैक्टेबल एंजाइना। बोलो भाई। एमआई मायोकार्डियल इंफाक्शन। मायोकार्डियल इंफाक्शन एमआई की लोकेशन अभी मैं बता चुका हूं प्रीवियस में कि सबसे पहला, यदि अगर लाड़ा ब्लॉक हो जाएगी तो लाड़ा ब्लॉक होते ही एंटीरियर वॉल एमआई होता है, एंटीरियर वॉल एमआई। दूसरा, यदि सरकमफ्लेक्स ब्लॉक हो जाएगा तो कौन सा एमआई होगा? पोस्टीरियर एंड लेटरल वॉल एमआई होगा। क्लियर हो गया है। यदि अगर दोस्तों राइट कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो इंफीरियर वॉल एमआई होगा। यह मोस्ट कॉमन एमआई होता है, और मोस्ट कॉमनली एमआई कहाँ होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। मोस्ट कॉमन ब्लॉक होने वाली ब्रांच कौन सी है? लाड़ा। मोस्ट कॉमन टाइप का एमआई कौन सा? तो एंटीरियर वॉल एमआई मोस्ट कॉमन एमआई होता है। बात समझ गए क्या दोस्तों? एमआई जब होता है किसी भी क्लाइंट को तो इसके अंदर क्या होता है? सेल्स की डेथ हो जाती है, इन्फाक्शन हो जाता है। इन्फाक्शन होते ही और जो सेल्स थी ये रप्चर हो जाएगी। रप्चर होते ही इनके जो एंजाइम्स है वो एंजाइम्स कहां पर रिलीज हो जाएंगे? ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएंगे। क्लियर है? ब्लड में रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा? सीकेएमबी का लेवल बढ़ जाएगा, ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ जाएगा, मायोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाएगा। प्लस साथ के साथ और क्या होगा? एसटी एलिवेट हो जाएगा ईसीजी के अंदर। टी वेव इन्वर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी वेव इन्वर्जन हो जाएगा। और दूसरा जो क्यू वेव है ये पैथोलॉजिकल हो जाएगा दोस्तों। यदि मैं कहूं टी वेव हाइपर एक्यूट है तो हाइपर एक्यूट टी वेव जो होता है दैट इज द अर्लीस्ट फीचर ऑफ एक्यूट एमआई। एक्यूट एमआई का अर्लीस्ट फीचर पूछा जाए तो हाइपर एक्यूट टी वेव आंसर करना है। बोलो भाई, ये बात है एमआई से रिलेटेड। एमआई में हम देंगे मॉर्फिन। क्या देंगे? पेन को रिलीव करने के लिए मॉर्फिन देंगे। पेन का ड्यूरेशन 20 मिनट से ज्यादा होगा, लगभग 30 मिनट तक का पेन होगा। पेन जो एमआई के अंदर होता है वो शुरू कहां से होता है? चेस्ट वाल से स्टार्ट होता है और लेफ्ट में स्प्रेड होता है। तो लेफ्ट में स्प्रेड होकर के ये इसका मोस्ट कॉमन क्लंचिंग साइन कहते हैं इसको, क्लंचिंग ऑफ चेस्ट, लेविन साइन। क्या कहा जाता है? लेविन साइन कहा जाता है। चेस्ट से शुरू होता है, लेफ्ट साइड में बढ़ता जाता है और शोल्डर की तरफ, जो की तरफ, टीथ की तरफ, थस्ट की तरफ, नेक की तरफ और आर्म की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे बैक की तरफ जाता है। इस तरह का जो पेन होता है वो रेडिएटिंग पेन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडिएटिंग या रेफरल पेन होता है। किसमें होता है? क्लियर है? 30 मिनट का पेन होता है। बोलो भाई। आफ्टर दैट कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ध्यान से सुनना। मेजर गोल ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे हार्ट चला 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 चला, ये हार्ट चल रहा है, चला 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 चला। एक दिन मैंने कहा कि हार्ट फेल हो गया, तो ये लो, ये हार्ट फेल हो गया। इस हार्ट फेल को कहा गया दोस्तों कंजस्टिव हार्ट फेलियर। क्या बोला गया? राइट साइड फेल हुई तो आरवीएफ बोलेंगे, लेफ्ट हुई तो एलवीएफ कहा जाएगा। बात समझ गए? यहां तक क्लियर है? अरे भाई बोलो, बात समझ गए ना? क्लियर हो गया है क्या? अरे भाई बोलो मेरे बब्बर चेहरो, बात समझ में आ रही है क्या? तो दो प्रकार का हार्ट फेलियर, एलवीएफ, आरवीएफ। आरवीएफ यानी राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, एलवीएफ मींस लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। यदि एलवीएफ आरवीएफ हुआ तो देखो चला 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 चला, ये फेल हो गया। फेल हो गया तो क्या हुआ? यानी कि हार्ट इज नॉट एबल टू पंप द सफिशियंट ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी। यानी कि जस्ट पंपिंग फेलियर, हार्ट फेलियर बोले तो पंपिंग फेलियर। पंपिंग फेलियर हो गया तो कार्डिया, हार्ट के अंदर ब्लड कंटिन्यूसली कलेक्ट होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा, यानी हार्ट ओवर स्ट्रेच होता जाएगा। तो ध्यान रखिएगा हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? इस कार्डियक आउटपुट को बढ़ाया जाए, हार्ट में जो ब्लड इकट्ठा हो गया उसको पंप किया जाए, यानी कि जस्ट ध्यान से सुनिए, इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। यदि प्रायोरिटी ट्रीटमेंट पूछा जाए तो पल्मोनरी एडिमा का आपको ट्रीटमेंट करना है एज ए प्रायोरिटी। आफ्टर अगर पोजीशन पूछा जाए तो हाई फाउलर पोजीशन में पेशेंट को रखेंगे। बेस्ट इंडिकेशन फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग पूछा जाए तो वेट लॉस सबसे ज्यादा बेस्ट इंडिकेटर होता है ड्रग की इफेक्टिवनेस के लिए। दूसरा, बेस्ट असेसमेंट ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, तो वाइटल साइन यदि अगर स्टेबल आ जाए तो पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है, वरना डिस्चार्ज
नहीं किया जा सकता है। अब आता है दोस्तों, यदि अगर आरवीएफ की बात करें या फिर एलवीएफ की बात करें तो ध्यान से सुनना, आरवीएफ का क्वेश्चन आएगा तो आरवीएफ का जो आरवीएफ की वजह से जो सिस्टम अफेक्ट होता है वो होता है सिस्टेमिक। सिम्टम कहां पर अफेक्ट हो अराइज होंगे? सिस्टेमिक पर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। और यदि एलवीएफ की वजह से कहा जाए तो पल्मोनरी सर्कुलेशन इसकी वजह से अफेक्ट होगा। तो यदि अगर कहा जाए दोस्तों कि एक क्लाइंट जो हॉस्पिटल में आया है उसको हार्ट फेलियर हो रहा है तो फर्स्ट साइन क्या होगा? क्रेकल होगा, डिस्निया होगा, उसके बाद क्या होगा? प्लूरल इफ्यूजन होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा। पल्मोनरी एडिमा सबसे डेंजरस मेडिकल इमरजेंसी होगी कौन से पेशेंट्स को? जिनको एलवीएफ हो रहा है। यदि दोस्तों सिस्टेमिक के ऊपर अगर सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, यानी कि असाइट्स हो रहा है, एब्डोमिनल टेंडरनेस हो रहा है, स्प्लिनोहिपेटोमेगाली हो रहा है, यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज हो गया यानी ओलिगुरिया हो रहा है, यदि अगर उसके हैंड्स और फिंगर्स के अंदर स्वेलिंग आ गई हो यानी पेरिफेरल एडिमा हो गया हो, तो ये सारे क्लिनिकल फीचर जो होंगे वो किसके होंगे? आरवीएफ के होंगे। और एलवीएफ के कहां पर होंगे? लंग्स पर होंगे। यदि लंग्स से रिलेटेड कोई भी फीचर आ जाता है तो वो किसका होगा? एलवीएफ का। यदि अगर मान लीजिएगा सिस्टेमिक से रिलेटेड आ जाए तो आरवीएफ का। बात समझ गए क्या दोस्तों? नेक्स्ट ड्रग हमसे कहा जा सकता है डिजिटैलिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कहा जा सकता है। यदि नॉरसेट के अंदर, नॉरसेट में तो मुझे ऐसा गुस्सा आ रहा है ना कि नॉरसेट की तो इतनी 12 बजा दूं ना मैं कि ना, मतलब याद रखे दिल्ली एम्स कभी नॉरसेट नहीं ले दोबारा। लेकिन फिर भी आप सोच के चलना, ये 20 दिन के अंदर अंदर नॉरसेट को पानी मंगवा देंगे अपन, पानी पिला देंगे अच्छे तरीके से। नॉरसेट क्या होता है? 20 दिन में चैलेंज। यानी कि दोस्तों बस आपसे इतना सा मेरा कमिटमेंट है कि जो कह रहा हूं वो करते जाना। टेस्ट सीरीज भी प्रॉपर क्वेश्चन करते जाना। टेस्ट सीरीज के अर्जुन जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है उनको कह रहा हूं कि अर्जुन के क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना। दूसरी बात याद रखना कि दोस्तों जो लेक्चर में जो भी बात बोली है उसको तगड़े तरीके से रिवाइज कर लेना 2 से 3 बार। यदि लेक्चर 2-3 बार रिवाइज कर लिया तो पूरी यूनिट आज समझ में आ गया होगा कि कार्डियोलॉजी इतनी बड़ी यूनिट है ना कि महीना भर तो हमें ऑफलाइन पढ़ाने में लग जाता है, और उस यूनिट को 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर पूरा गा के सुना देना आपको, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज है दोस्तों कि 1 घंटे में पूरी कार्डियोलॉजी को रिवाइज कर देना, गा के सुना देना। ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे ऊपर। तो फिर पूरा सेलेक्टिव मटेरियल आप सबको सुना रहा हूं जो आ सकता है। क्लियर है? और स्पीड भी मेंटेन करके रखिए, और बात इतना भी ध्यान रखा कि आपको समझ में भी आ जाए, आप उसको कैप्चर भी कर लो, समझ भी लो और कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर हो गया है? तो ये लेक्चर्स को 2-2 3-3 बार याद कर लेना, देख लेना, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को परफेक्ट कर लेना, और फिर देखो आपकी नॉरसेट क्या होता है, दिल्ली एम्स कैसे नॉरसेट लेता है और क्या क्वेश्चन देगा। अब मैं कहता हूं कि क्या देगा, अब तो कुछ बची नहीं दूंगा मैं 20 दिन के अंदर, तो फिर क्या देगा। क्लियर है? कंबाइन एम्स वाली वीडियो भी देख सकते हैं क्या? जरूर देख सकते हो। कंबाइन वाली वीडियो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्लियर है दोस्तों? बोलो भाई क्लियर है? याद रखना जो बोलता जा रहा हूं वो पूरा करते रहना। आफ्टर दैट यदि डिजिटैलिस की कहा जाए तो डिजिटैलिस याद रखिए डिजॉक्सिन होती है, और डिजॉक्सिन की बात करता हूं तो ये पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक होती है एंड नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक होती है दोस्तों। पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक और नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है लेकिन ये हार्ट रेट को घटाती है। तो याद रखिए, एग्जामिनर ने पूछ लिया कि जब कभी भी अगर आप हार्ट रेट को घटाएगी तो क्या करेगी? ब्रेडिकार्डिया करती है। यानी पूछ लिया आपसे कि भाई ये बताओ डिजिटल इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, तो ये करती है ब्रेडिकार्डिया। फिर एग्जामिनर ने कह दिया कि ये बताओ आप कभी भी अगर किसी को डिजॉक्सिन देने जा रहे हो, डिजिटलिस देने जा रहे हो, तो डिजिटलिस एडमिनिस्टर करने से पहले प्री असेसमेंट क्या करना चाहिए? तो प्री असेसमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसकी हार्ट रेट चेक करना। हार्ट रेट यदि अगर 60 से कम आ रहा है दोस्तों तो डिजिटलिस दूं या ना दूं? तो नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि हार्ट रेट ऑलरेडी ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, और अगर आप दे दोगे तो और ज्यादा ब्रेडिकार्डिया, सीवियर ब्रेडिकार्डिया इसको हो सकता है और इसकी डेथ भी हो सकती है। ये पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक होती है इसलिए हम देते हैं सीएचएफ वाले पेशेंट को। क्यों दिया जाता है सीएचएफ वाले को?
कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ताकि कार्डियक आउटपुट बढ़ सके और वर्क हार्ट पे से वर्कलोड कम हो सके। क्लियर है? बोलो भाई। नेक्स्ट, वल्वुलर हार्ट डिजीज। तो वल्वुलर हार्ट डिजीज में याद रखना दोस्तों, यदि वॉल्व प्रॉपर ओपन ना हो तो इसको स्टेनोसिस कहते हैं, वॉल्व प्रॉपर क्लोज ना हो तो इसको इनकॉम्पिटेंस या इनसफिशियंसी कहा जाता है। यदि अगर बैकफ्लो होने लगे तो बैकफ्लो को रीगर्जिटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रीगर्जिटेशन कहते हैं। यदि अगर स्टेप्टोकोकल वायरस की वजह से, स्टेप्टोकोकल की वजह से हार्ट वॉल डैमेज हो जाए तो रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज में सबसे कॉमनली मिट्रल वॉल अफेक्ट होता है, मोस्ट कॉमनली। क्लियर हो गया है? अरे भाई बोलो। एक होता है मिट्रल वॉल प्रोलैप्स। तो मिट्रल वॉल प्रोलैप्स का मतलब होता है एट्रिया के अंदर मिट्रल वॉल की लीफलेट्स का फंस जाना। बोलो भाई। अब बात आता है वॉल्व से रिलेटेड रिपेयरिंग प्रोसीजर्स। तो पहला प्रोसीजर होता है एन्यूलोप्लास्टी। एन्यूलोप्लास्टी का मतलब होता है दोस्तों डैमेज वॉल को रिपेयर करना। दूसरा होता है कमिश्रोटॉमी। कौन सा? कमिश्रोटॉमी। कमिश्रोटॉमी यदि कहा जाए तो ये सूचरिंग और टाइटनिंग ऑफ द वॉल और रिमूविंग ऑफ द डेब्राइस, दैट इज कॉल्ड कमिश्रोटॉमी। तीसरा होता है दोस्तों वॉल रिप्लेसमेंट। दो प्रकार का होता है वॉल रिप्लेसमेंट, दो टाइप का होता है, मैकेनिकल और दूसरा बायोप्रोस्थेटिक। मैकेनिकल वॉल जो रिप्लेस किया जाता है ये सबसे ज्यादा कॉमन, मोस्ट कॉमन टाइप का वॉल रिप्लेसमेंट है। लेकिन याद रखना इसमें सबसे ज्यादा चांस होते हैं क्लोट फॉर्मेशन के, इसलिए हमेशा इस क्लाइंट को आजीवन क्या चलेगा? एंटी कोगुलेशन थेरेपी देना पड़ेगा। क्लियर है? तो मैकेनिकल वॉल रिप्लेसमेंट जिसका किया जाता है मोस्ट कॉमन यही होता है। मैकेनिकल एक डिवाइस है, मशीन है, इसलिए क्या हो सकता है इसके कारण क्लोट बन सकता है, एंटीजन का काम करेगा और इसलिए आजीवन इसको एंटी कोगुलेशन थेरेपी चलना चाहिए। बायोप्रोस्थेटिक वॉल जो होते हैं दोस्तों दो प्रकार के, होमोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट। यदि मानव से लिया गया हार्ट वॉल है तो होमोग्राफ्ट कहलाएगा, अगर एनिमल से लिया गया है तो जीनोग्राफ्ट कहलाएगा। जीनोग्राफ्ट भी दो प्रकार के हैं, पोरकाइन और बोवाइन। बोवाइन तब कहते हैं जब काऊ के वाल्व लिए जाते हैं और पोरकाइन तब कहते हैं जब पिग के वाल्व रिप्लेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। बात समझ गए क्या? अरे भाई बोलो। बोलो यार। बात समझ गए? वारफेरिन का आईएनआर 2 से 3 होता है। क्लियर है? 2 से 3 आईएनआर होता है वारफेरिन का। अरे भाई बोलो गज्जू। बात समझ गए क्या मेरे बब्बर शहरो? अरे भाई गज्जू बॉल, पीली शर्ट वाले तेरे से बात कर रहा हूं, खड़ा हो जा। ओ ओ लड़की, बालों को मत संवार, पढ़ाई पे ध्यान दे। ट्राइकोटिलोमेनिया कहते हैं इसको। जो लड़की बार बार बालों को संवारती है, बार बार अपने बालों पे हाथ डालती है, उसको कौन सी बीमारी हो रही है? उसको ट्राइकोटिलोमेनिया हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्राइकोटिलोमेनिया हो रहा है। बोलो भाई। बात समझ गए क्या? वो लड़के तेरे से बात कर रहा हूँ। अरे हाँ, नीली शर्ट वाले, तुझसे ही बात कर रहा हूँ भाई, ध्यान से सुन रहा है ना? अर्चना, शिवराज, पंकज, बबीता, बबीता शेखावत, आपसे बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा, आप में से कौन कौन पक्का सेलेक्ट हो रहा है इस एग्जाम के अंदर, एक बार बता दो मुझे। कौन कौन पक्का सेलेक्ट हो रहा है? ज्यादातर गधे तो पढ़ाई वढ़ाई गई भाड़ में, मोबाइल वोबाइल भी ऐसे पड़ा होगा साइड में, और और बस सपने में ही नोरसेट दे रहे हैं। ज्यादातर गधे तो 11 बजते ही लुढ़क गए और वो तो सपने में ही नोरसेट दे रहे हैं कि हाँ बस कैसा आया पेपर, साहू थोड़ा बताओ ना यार कैसा आ रहा है पेपर वगैरह, इसमें क्या करूं क्या नहीं करूं, जय साहू सर की ऐसे बोल करके और बैठ गए। और बस वो तो सपने में नोरसेट दे रहे हैं अभी, मोबाइल वोबाइल का पता ही नहीं उनको तो कहाँ पड़ा है। ऐसे तैसी करा कि सुबह देखेंगे सर, सुबह देखेंगे, अभी नींद आ रही है, दिमाग खराब हो रहा है सर। मॉर्निंग का तो रिजल्ट आ जाएगा नॉरसेट का इनके,
ये जो गधे सो गए ना आधे, इनके नॉर्थ सेट का रिजल्ट आ जाएगा मॉर्निंग में तो, राइट। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब आता है वेस्कुलर डिसऑर्डर। तो दो प्रकार की वेस्कुलर्स होती है, वेसल्स होती है। सबसे पहले आर्टरी होती है दोस्तों, और दूसरी होती है वेन। अब क्या क्या क्वेश्चन आते हैं ध्यान से सुनना। आर्टरी से रिलेटेड डिजीज में सबसे पहला होता है पेरीफेरल वेस्कुलर डिजीज, पीवीडी। दूसरा डिजीज होता है दोस्तों रेनॉड। कौन सा? रेनॉड। आर्टरी के डिसऑर्डर बता रहा हूं। आर्टरी का थर्ड डिसऑर्डर होता है दोस्तों बर्जर। कौन सा? बर्जर्स। याद रखना, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लाइट्रेशन दूसरा नाम किसका है? बर्जर का। बर्जर का दूसरा नाम है थ्रोम्बोएंजाइटिस, एंजाइटिस ऑब्लाइट्रेशन। क्लियर है? स्मोकिंग के कारण होती है बर्जर। किसके कारण? स्मोकिंग के कारण। और कोल्ड एंड इमोशंस की वजह से यदि पूछा जाएगा तो रेनॉल्ड्स आंसर करना है। क्लियर हो गया है दोस्तों? ये क्या है? ये वेजोस्पाज्म होता है। वेजोस्पाज्म क्या होता है? रेनॉल्ड्स होता है। और ऑक्लूशन क्या होता है? ऑक्लूशन होता है बर्जर डिजीज। कौन सा डिजीज? बर्जर डिजीज होता है वेसल्स के अंदर ऑक्लूशन। क्लियर है? बोलो भाई। दूसरी बात करता हूं कि रेनॉल्ड्स एंड बर्जर सबसे ज्यादा जो होता है स्मॉल और मीडियम साइज की आर्ट्रियोल्स को, स्मॉल और मीडियम साइज की आर्ट्रियोल के स्पाज्म को रेनॉल्ड कहते हैं, ऑक्लूशन को बर्जर कहते हैं। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से बर्जर होगा, इसलिए यहाँ इसे कहाँ भेजना चाहिए इंटरवेंशन के लिए? स्मोकिंग सीजेशन सेंटर इसको भेजा जाएगा। इसको इमोशन एंड कोल्ड की वजह से होता है, सैनिकों के अंदर हो जाता है रेनॉल्ड्स। जो ठंडे इलाकों में सियाचिन में जॉब करते हैं, सियाचिन में आर्मी की जॉब कर रहे हैं, उसको क्या होगा? रेनॉल्ड्स हो जाएगा। जो सिगरेट पी रहा है उसको बर्जर हो जाएगा। पेरीफेरल वेस्कुलर डिजीज यानी कि रेस्ट के समय पेन होना, इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, रेस्टिंग पेन। दूसरे डिसऑर्डर होते हैं दोस्तों वेस्कुलर में वेन से रिलेटेड, और वेन से रिलेटेड पहला डिजीज होता है फ्लेबाइटिस। क्या होता है? फ्लेबाइटिस। दूसरा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तीसरा होता है फ्लेबोथ्रोम्बस। क्लियर है? चौथा होता है दोस्तों वेरिकोज वेन्स। क्या होता है? वेरिकोज वेन्स। क्या होता है? वेरिकोज वेन्स। और पांचवा होता है वीनस इनसफिशियंसी। क्या होता है? वीनस इनसफिशियंसी। ध्यान से सुनना। फ्लेबाइटिस कहते हैं जब आईवी प्रोसीजर्स की वजह से वेन में इन्फ्लामेशन आ जाए, तो इसको फ्लेबाइटिस कहते हैं। इन्फ्लामेशन के साथ साथ यदि अगर थ्रोम्बस भी बन जाए तो इसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं दोस्तों। थ्रोम्बस फॉर्मेशन विदाउट इन्फ्लामेशन तो इसको फ्लेबोथ्रोम्बस कहते हैं। यदि अगर वेरिकोज वेन कहा जाए तो डिस्टेंडेड प्रोट्रूजन, डिस्टेंशन प्रोट्रूजन हो करके, जैसे ये वेन है तो ये वेन बड़ी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और डिस्टेंडेड प्रोट्रूडेड होकर के बाहर की तरफ उभर के ब्लैकिश काली काली सी दिखने लग जाएगी। तो ऐसी जो वेन्स होती है उनको कहते हैं वेरिकोज वेन्स। क्या कहा जाता है? वेरिकोज वेन। वीनस इनसफिशियंसी क्या होता है दोस्तों? तो वीनस इनसफिशियंसी ध्यान रखना, ये वेन है, वेन के अंदर वाल्व होते हैं। वाल्व यदि अगर प्रॉपर टाइप से क्लोज नहीं हो पा रहे हैं तो इसे कहते हैं वीनस इनसफिशियंसी। क्या कहा जाता है? वीनस इनसफिशियंसी। क्लियर? तो ये दो तरह के वेस्कुलर डिजीज हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनना। एवोर्टिक एन्यूरिज्म। एवोर्टिक एन्यूरिज्म जो होता है आउट पाउचिंग होता है एवोर्टा का। जैसे ये आउट पाउचिंग हो गया तो इस आउट पाउचिंग को कहते हैं एन्यूरिज्म। क्या कहा जाता है? एन्यूरिज्म। क्लियर है? दूसरा कितने टाइप के होते हैं? तो पहला होता है सेक्युलर। कौन सा? सेक्युलर। दूसरा होता है डाइसेक्टिंग। तीसरा होता है फ्यूसीफॉर्म। कौन सा? फ्यूसीफॉर्म। सेक्युलर, फ्यूसीफॉर्म, डाइसेक्टिंग और स्यूडो। क्लियर है दोस्तों? जब एक ही साइड में होता है, वन साइड में होता है तो सेक्युलर कहते हैं दोस्तों। एवोर्टा एन्यूरिज्म को लोकेशन के बेस पर तीन कैटेगरी में, अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। यदि थोरेसिक में होगा तो थोरेसिक एन्यूरिज्म बोलेंगे, एब्डोमेन में होगा तो एब्डोमिनल बोलेंगे। यदि अगर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम है तो उसको कौन सा एन्यूरिज्म हो रहा है? थोरेसिक हो रहा है। यदि अगर आपसे कहा जाए कि एब्डोमिनल एरिया में पल्सेटिंग मास फील हो रहा है, एब्डोमिनल एरिया में पल्सेटिंग मास यदि फील हो रहा है तो इसको एब्डोमिनल एन्यूरिज्म बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एब्डोमिनल एन्यूरिज्म कहा जाएगा। क्लियर हो गया है? तो देखिएगा, अब कहा जाए मोस्ट डेंजरस कौन सा, तो मोस्ट डेंजरस प्रकार का एन्यूरिज्म होता है
मोस्ट डेंजरस प्रकार का एन्यूरिज्म होता है थोरेसिक, और मोस्ट कॉमन प्रकार का पूछा जाए तो मोस्ट कॉमन टाइप का होता है एब्डोमिनल। कौन सा? एब्डोमिनल। बात समझ गए क्या? पल्सेटिंग मास फील होता है और यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं। कौन से में? थोरेसिक टाइप के एन्यूरिज्म के अंदर। क्लियर हो गया है? अब यदि रप्चर हो गया, तो यदि अगर कभी कभी कहा जाए तो रप्चर हो जाए तो हाइपोटेंशन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? हाइपोटेंशन, बीपी डिक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया है? ये ऐसा हो गया है तो क्या हो गया? रप्चर हो गया है एन्यूरिज्म। शॉक मैंने पढ़ा रखा है, वॉच द प्रीवियस लेक्चर टेकन ऑन द शॉक। मैंने इस पे 2 लेक्चर ले रखे हैं, 2 लेक्चर्स। ये 2 लेक्चर्स को आप ध्यान से देखना, जो शॉक के ऊपर है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। ये दोनों लेक्चर्स को जरूर से जरूर आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि शॉक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरी कार्डियोलॉजी का फास्ट से भी सुपर फास्ट रिवीजन। सुपर फास्ट रिवीजन कार्डियोलॉजी का कितने घंटे की वीडियो हो गई है देखें। कार्डियोलॉजी का सुपर फास्ट रिवीजन 1 घंटे 17 मिनट में संपन्न हुआ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। राम मंदिर बनने वाला है बहुत जल्दी, तो आपका आशीर्वाद बना रहे। तो कार्डियोलॉजी का सुपर फास्ट रिवीजन, सुपर से भी डुपर रिवीजन, पूरी कार्डियोलॉजी सुना दी मैंने आपको 1.25 घंटे के अंदर अंदर। क्लियर? 1 घंटे 17 मिनट में। अब आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अब चलो क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कौन बनेगा करोड़पति? ध्यान से खेलना। हो सकता है आपका एक गलत जवाब आपको 0 पर लेकर आ जाए, और हो सकता है आप 7 करोड़ रुपए जीत सकते हो आज। तो बड़े ध्यान से जवाब देना दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो जवाब दो ध्यान से देख करके। बोलो भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चलो, बिफोर द कार्डियोवर्जन इट इज अटेम्प्टेड द नर्स अप्रोप्रिएटली विदहोल्ड विच ऑफ द क्लाइंट्स प्रेस्क्राइब मेडिकेशन। कौन सा ड्रग आपको बंद करना पड़ेगा? यदि अगर किसी को कार्डियोवर्जन किया जाना है तो कौन सा ड्रग बंद करना पड़ेगा? जवाब दीजिएगा ध्यान से। यदि दोस्तों अगर किसी को कार्डियोवर्जन करना है तो कार्डियोवर्जन करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्यूरेट हार्ट रेट आना चाहिए। तो हमें चेक करना है एक्यूरेट हार्ट रेट। तो हार्ट रेट को चेंज कर देने वाला ड्रग हमें बंद करना पड़ेगा। डिजॉक्सिन को हम होल्ड कर देंगे, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डिजॉक्सिन। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक होता है, और इसलिए ये क्या कर देगा? हार्ट रेट को चेंज कर देता है, घटा देता है, इसलिए हम इसको बंद कर देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच फाइंडिंग्स would strongly indicate that the cardioversion procedure has been successful? Which finding would strongly indicate that the cardioversion procedure has successful? कौन सा असेसमेंट फाइंडिंग इसमें यह इंडिकेट करता है कि कार्डियोवर्जन प्रोसीजर सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ? जवाब दीजिएगा, ध्यान से देंगे, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, द कोई भी कार्डियोवर्जन किया गया था तो कार्डियोवर्जन के अंदर हमारी एक्सपेक्टेड आउटकम क्या था? नॉर्मल साइनस रिदम को रिस्टोर करना।
और यदि अगर नॉर्मल साइनस रिदम रिस्टोर हो गया है तो जस्ट द नॉर्मल साइनस कार्डियक रिदम इज रिस्टोर्ड. दिस इज द एक्सपेक्टेड आउटकम if we are just doing the cardio version. So the second option is the B option is right answer. To assess the area where the permanent pacemaker battery has been implant, permanent pacemaker battery कहां पर इम्प्लांट किया जाता है? जवाब दीजिएगा. परमानेंट पेसमेकर कहां पर इम्प्लांट होता है? बताइएगा भाई, ध्यान से जवाब दीजिए. परमानेंट पेसमेकर जो इम्प्लांट होता है वो कहां पर होता है? चाय पियोगे क्या तुम लोग? अरे चाय भाई पियोगे? क्यों भाई गज्जू, चाय पिएगा क्या? ओ गज्जू. बिलो द राइट क्लेविकल. दोस्तों याद रखना, परमानेंट पेसमेकर की बैटरी को राइट क्लेविकल के नीचे यहां पर सब क्लेवियन पॉकेट बना करके यहां पर इम्प्लांट किया जाता है. समझ गए क्या? बोलो भाई. तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. A 78-year-old client is admitted to the hospital with the left-sided heart failure. When obtaining a health history from the client, the nurse would expect to learn that which of the following was the client's earliest symptom. आपसे कहा जा रहा अर्लीस्ट सिम्टम, क्लाइंट कौन सा है? LVF का पेशेंट है. अब आपको बता रखा है मैंने LVF का है, तो फिर आप तो जानते हो दोस्तों कि LVF का पेशेंट है, तो फिर इसके जो सिम्टम होंगे वो कैसे होंगे? पल्मोनरी सिम्टम होंगे. कैसे? पल्मोनरी सिम्टम होंगे भाई. अब पल्मोनरी सिम्टम देखो इसमें से पेशेंट को क्या होगा. तो जैसे जैसे LVF हुआ, LVF होते होते पल्मोनरी एडिमा होता है, और पल्मोनरी एडिमा होने के कारण पेशेंट को क्या होने लग जाएगा? डिस्निया होने लग जाता है. और अगर पूछा जाता सबसे अर्लीस्ट, तो आंसर होता क्रेकल. मोस्ट रिलायबल एंड अर्लीस्ट सिम्टम क्या है? डिस्निया एंड क्रेकल. तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. बोलो भाई, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. सवाल को बड़े ध्यान से करो. बिफोर द क्लाइंट इज एग्जिबिटिंग साइन सिम्टम ऑफ द CHF, विच पोजिशन सजेस्ट द नर्स इज मोस्ट बेनिफिशियल? पोजीशन पूछा जा रहा है आपसे. क्या कहा जा रहा है? पोजीशन. कौन से पेशेंट के लिए? जिसको क्या है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है. तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट को अभी अभी मैंने बताया था सेमी फाउलर पोजीशन में. क्यों? टू रिलीव द डिस्निया. डिस्निया रिलीव करने के लिए हम किस पोजीशन में रखेंगे दोस्तों? सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर रखा जाएगा. बोलो भाई, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. टू प्रोवाइड एडिक्वेट केयर फॉर द क्लाइंट विद द वर्सनिंग लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, द ICU नर्स शुड मॉनिटर विच ऑफ द फॉलोइंग डेली बेसिस. जिसको क्या कर रहे हैं हम? केयर प्रोवाइड कर रहे हैं. LVF का पेशेंट है और इसको दिया जा रहा है क्या? ICU में नर्सिंग केयर इसको दिया जा रहा है. तो आपसे कहा जा रहा है डेली बेसिस पर क्या असेस करते रहना है आपको? डेली बेसिस पर क्या चेक करते रहना है? ध्यान से जवाब दीजिएगा. और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दें. हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे कि क्लास को लाइक कर दिया करें आप सब. दोस्तों जिस क्लाइंट को LVF हो रहा है इसको क्या होता है? एडिमा होता है. और एडिमा वाले पेशेंट का यदि अगर हम क्या कर रहे हैं? ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटकम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वेट लॉस. और इसलिए हमें क्या करना है? डेली इसका वेट चेक करते रहना है.
तो डेली वेट करना इज द मोस्ट प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट इन केस ऑफ द LVF। डेली बेसिस पर क्या असेस करेंगे? वेट। क्या? वेट चेक करना है। क्या करना है? बोलो भाई। नींद विंद तो नहीं आ रही ना तुम लोगों को? अरे भाई बोलो, नींद विंद आ रही है क्या? नींद तो नहीं आ रही ना किसी को भी? आ रही है क्या? चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट देखिएगा, द नर्स मॉनिटर द क्लाइंट लेबोरेटरी वैल्यू बिकॉज ऑफ द लार्ज डोज ऑफ डायूरेटिक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था। जब मैंने कहा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि डायूरेटिक, और डायूरेटिक में स्पेशली हम देते हैं फ्रूसेमाइड। क्या दिया जाता है? फ्रूसेमाइड दिया जाता है। और फ्रूसेमाइड क्या करता है? के प्लस के लेवल को डिप्लीशन करता है, यानी कि के प्लस लॉस को बढ़ा देता है। और के प्लस लॉस बढ़ेगा तो पेशेंट को हो रहा है यहाँ पर हाइपोकैलिमिया। तो देखो 2.5 वैल्यू है, इसको बड़ा सीरियस लेना है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड सपोर्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर? राइट साइडेड हार्ट फेलियर का पेशेंट है, कौन सा फाइंडिंग इसमें सुटेबल बैठेगा RVF के लिए? पेशेंट RVF का है, इसलिए क्या होगा? सिस्टेमिक क्लिनिकल फीचर पैदा होंगे। सिस्टेमिक सर्कुलेशन को अफेक्ट करेगा, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन अफेक्ट होगा तो जुगलर वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा, जुगलर वेन डिस्टेंशन हो जाएगा, सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा, हिपैटोस्प्लिनोमेगैली हो जाएगा, असाइट्स हो जाएगा, ओलिगुरिया हो जाएगा, लिवर सिरोसिस भी हो सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा, हैंड और फिंगर्स में स्वेलिंग आ जाएगी, हैंड एंड फिंगर्स में स्वेलिंग आ जाएगा, पेरिफेरल एडिमा हो जाएगा। पेरिफेरल एडिमा सबसे पहले एक्सिलरी एरिया से होता है, एक्सिलरी एडिमा हो जाएगा। और इसलिए इनमें से कौन सा फीचर है? जुगलर वेन डिस्टेंशन इज द राइट आंसर। क्लियर? बोलो भाई, ठप्पा लगा दूं क्या सिलेक्शन का तुम्हारे सिर के ऊपर? अरे सिलेक्शन का ठप्पा लगा दूं क्या? कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा बाबू। ऐसे अगर तुमने पढ़ाई कर ली ना, जो मैंने प्लान बता रखा है तुम्हें, जैसे अब आज कार्डियो पूरी हो गई, कल एंडोक्राइन करवाएंगे, तो अब तुम्हें क्या करना है? कल एंडोक्राइन पढ़ के आना पूरी, जितनी तुम याद कर सकते हो उतनी एंडोक्राइन याद करके आना, जब जाके फास्ट रिवीजन क्लासेस का फायदा होता है। अब माना तुम्हें पहले से तो कुछ ही नहीं आता है, तो कुछ भी नहीं आता है तो फिर फास्ट रिवीजन करने क्यों आए तुम? किस चीज का फास्ट रिवीजन कर रहे हो? पहले तो कोचिंग करो, कहीं से तैयारी करो एक बार, जब जाके फास्ट रिवीजन होगा। फास्ट रिवीजन सबसे ज्यादा फायदेमंद उसके लिए होगा जो पढ़ के आ रहा है, राइट? और फिर उसके बाद क्वेश्चन करेगा। तो ऐसे पैटर्न करना है अपने को। अपने को कैसे पढ़ना है? पहले तुम लोग यूनिट पढ़ के आओगे, फिर मैं यूनिट पढ़ाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको अर्जुन सीरीज का टेस्ट देना है। अगर ऐसे करके आपने रोज एक यूनिट तैयार करके 20 दिन में अगर क्रैश कोर्स दमदार तरीके से कर लिया ना, तो मेरा चैलेंज है बाबू, 80% बनने से कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। 80% मानो, तुम फर्स्ट रैंक मान लो आप,
सिलेक्शन तो छोटी मोटी बातें, ये जो टीचिंग करवा रहा हूं फर्स्ट रैंक वाली टीचिंग करवा रहा हूं दोस्तों। सिलेक्शन तो छोटी सी बात है, अगर पूरा पैटर्न बड़े तरीके से फॉलो कर लिया तो। क्लियर? बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द डिजॉक्सिन टू द क्लाइंट व्हाट नर्सिंग असेसमेंट इज एसेंशियल। डिजॉक्सिन दे रहे हो तो क्या असेस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? 4 बार पढ़ा चुका हूं अभी अभी, हार्ट रेट चेक करना सबसे ज्यादा मोस्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर देता है, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव क्रोनो है, और नेगेटिव क्रोनो है तो इसलिए क्या करता है, ब्रेडी कार्डिया करता है। और अगर 60 से कम हार्ट रेट है तो डू नॉट एडमिनिस्टर। ओके, एचआर प्री असेसमेंट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन आएंगे इसके, इससे ज्यादा नहीं आएगा। क्लाइंट इज शेड्यूल्ड टू स्ट्रेस ईसीजी व्हेन द क्लाइंट आस्क व्हाई द फिजिशियन ऑर्डर द ईसीजी, हाउ डज द नर्स करेक्टली एक्सप्लेन इट्स पर्पस। तो आपसे कहा जा रहा है कि इसको स्ट्रेस ईसीजी करेंगे, स्ट्रेस ईसीजी। तो पेशेंट ने पूछ लिया कि व्हाई द फिजिशियन ऑर्डर दिस ईसीजी, तो आप क्या कहोगे इसको, कि फिजिशियन ने ऐसा ईसीजी क्यों लिखा, तो आप क्या कहोगे दोस्तों, क्या बोलोगे आप इसको? इट विल शो हाउ द हार्ट परफॉर्म ड्यूरिंग एक्सरसाइज। पहली बात ही बोलोगे ना, अरे भाई क्या बोलोगे? तो पहली बात आपको बोल देना है, इट विल शो हाउ द हार्ट परफॉर्म ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के समय हार्ट कैसे परफॉर्म करता है, इस पे मैंने पूरा क्लिनिकल वीडियो पढ़ा रखा है, क्लिनिकल वीडियो पढ़ा रखा है, ध्यान से देख लेना उसको यूट्यूब पे से। Which side effects are most closely associated with the use of nitroglycerin tablet? नाइट्रोग्लिसरीन यदि किसी को दिया जाए तो क्या साइड इफेक्ट होगा, ध्यान से करना। नाइट्रोग्लिसरीन क्या होती है पहली बात तो, नाइट्रोग्लिसरीन एक वेजोडाइलेटर होती है। क्या होती है? वेजोडाइलेटर होती है, और आर्टरी एंड वेन दोनों को डायलेट कर देती है। आर्टरी और वेन दोनों को डायलेट कर देती है, इसलिए क्या हो जाता है, पेशेंट को हेडेक हो जाता है दोस्तों। इसलिए इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, हेडेक। और दूसरा डिजीनेस, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए डिजीनेस भी करेगा। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसीजर द फिजिशियन थ्रेड द हार्ट कैथेटर through the femoral artery. After the coronary arteriogram, the nurse must keep the client flat in the bed with the affected leg in which position? तो हम जानते हैं कि जब किसी को कैथेटराइजेशन किया है फिमोरल से, तो फिमोरल से कैथेटर किया है, अब अगर इसको इसने क्या करा, इसने फ्लैक्स कर लिया, तो फ्लैक्स करने की वजह से प्रेशर बढ़ेगा, और फ्लैक्स की वजह से प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लीडिंग हो सकता है। ब्लीडिंग, टू स्टॉप ब्लीडिंग, तो हमें क्या याद रखना है, अवॉइड फ्लैक्शन। पैर को मोड़ना नहीं है, फ्लैक्शन नहीं करना है, इसलिए पैर कैसा रखना है, एक्सटेंडेड रखा जाना चाहिए दोस्तों। इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? While the client takes the propranolol, what changes would the nurse expect? To see the client pulse rate faster than usual, stronger, temporarily irregular, slower than in the past. यदि किसी व्यक्ति को आपने क्या दिया, प्रोप्रेनोलोल दिया, तो प्रोप्रेनोलोल में क्या आ रहा है, लोल आ रहा है। तो लोल कौन सी, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करती है, हार्ट रेट को घटाती है। ओके, तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होता है इसका, बीटा ब्लॉकर का, तो इट्स स्लोअर द हार्ट रेट इन द पास्ट। पहले की तुलना में हार्ट रेट कम आनी चाहिए, ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम है। कब? जब किसी को हम बीटा ब्लॉकर देते हैं। समझ गए क्या? अरे भाई बोलो, जब किसी को बीटा ब्लॉकर दोगे
तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा? एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा दोस्तों? हार्ट रेट कम हो जाता है। The physician also advised the client to take 81 mg of aspirin daily while awaiting the scheduled precaution PTCA. What is the best explanation for the drug therapy in this situation? Chest pain tend to prevent blood clot, aspirin tend to lower the blood pressure, aspirin tend to dilate the coronary artery. क्या आंसर होगा? बोलो। याद रखना बच्चों, एस्पिरिन जो होता है वो क्या करता है? ब्लड क्लोट को प्रिवेंट करता है, एंटीकोगुलेंट है। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सही जवाब दिया, वेरी गुड। आफ्टर कैप्ज सर्जरी विच असेसमेंट फाइंडिंग प्रोवाइड द बेस्ट एविडेंस दैट कोलेटरल सर्कुलेशन एट द डोनर ग्राफ्ट साइट इज एडिक्वेट? क्लाइंट इज फ्री फ्रॉम चेस्ट पेन, toes are warm and non-edematous, move the operative leg easily, client's heart rate remain regular. What answer you will give? यदि अगर कोलैटरल सर्कुलेशन डेवलप हो गया है, यानी कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई होने लगा है, और प्रॉपर ब्लड सप्लाई यदि होने लगा तो याद रखना खून हमेशा गर्म होता है और खून की गर्मी को बॉडी पर फील किया जा सकता है और देखा जा सकता है। तो यानी कि यदि अगर टोज जो है वो वार्म एंड नॉन एडिमेटस आ रहे हैं, मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो दैट इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। When obtaining a health history from the client, which finding strongly suggest that the client is hypertensive? आपसे कहा जा रहा है कि ये बताओ, आप जब किसी की हेल्थ हिस्ट्री ले रहे हो आप, उस समय कौन सा असेसमेंट ये कहेगा कि पेशेंट को बीपी बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन हो रहा है? अनएक्सप्लेन्ड नोज ब्लीड, डिफिकल्ट स्लीपिंग, वैकिंग टू यूरिनेट, ओकेजनल हार्ट पल्पिटेशन। आंसर होगा अनएक्सप्लेन्ड नोज ब्लीड, यानी कि हो जाएगा एपिस्टैक्सिस। अचानक बैठे बैठे नाक से एकदम से खून आने लगा, मतलब ये क्यों हुआ? कि इसको बीपी हाई हो गया है। क्या हाई हो गया? बीपी हाई हो चुका है। क्लियर? अच्छा, एक बार मुझे ये बताओ, आप सब लोग कहाँ कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो और कौन कौन से इंस्टीट्यूट में जॉब करते हो? एक बार मुझे आप सब बताओ, आप कहाँ कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो आप लोग, होम टाउन क्या है आप लोगों का? शेयर इट प्लीज। बोलो मेरे बब्बर शेरो। और मुझे आप लोग कब से जानते हो? वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। सबकी चैट पढ़ ली मैंने। वेरी गुड, शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, सिलेक्शन होने के बाद में मैं आ रहा हूं तुम लोगों से मिलने, या तुम आओगे मुझसे मिलने? सिलेक्शन होने के बाद में मुझसे मिलने तुम आओगे, या मुझे आना पड़ेगा तुम लोगों से मिलने? क्योंकि तुम बड़े अधिकारी बन जाओगे भाई, मैं तो एक साधारण टीचर रह जाऊंगा, तुम लोग नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, नर्सिंग अधिकारी। पता नहीं पहचानो नहीं पहचानो उस टाइम आप लोग मुझे। हाँ, बाद में तुम लोग बोलो कौन से साहू सर, हम नहीं जानते कौन से साहू सर।
हम नहीं जानते, पता नहीं कौन से होंगे, कोई से बोल दो यहाँ नहीं है। जब सेलेक्ट नहीं होते तब तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सेलेक्ट होने के बाद में अपना असली अतीत भूल जाते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि अपना अतीत कभी भी मत भूलना, जमीन पे रहना हमेशा। वरना तुम पता चले बड़े अधिकारी बनते ही ओडी ओडी खरीद लो तुम लोग, और फिर मैं इधर उधर सड़क से जा रहा हूँ, मैं छोटी बाइक लेकर के, और तुम पहचानो ही नहीं, पता चले मिलने भी नहीं आए, बात करने भी नहीं आए। कि होगा कोई साहू सर ऐसे ही वैसे, कहते घूमते रहते हैं इसके जैसे मास्टर बहुत सारे यार, क्या मतलब आ रहा है। ले चल 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 उधर चल। कहाँ जा रहा है, अभी खा जाएगा यार जबरदस्ती, ऐसे मत करना। देखते हैं, देखें, तुम सबके नाम आएंगे इस चैटिंग में। इस चैटिंग में, ये चैटिंग हमें हमेशा रहेगी, अमर रहेगी। ये वाली वीडियो खोल के देखूंगा, देखें 2 साल बाद, और तुम्हारी जॉब लग जाने दो, और फिर 2 साल बाद इस वीडियो को खोल के देखूंगा फिर, और फिर देखूंगा, देखे कौन कौन मिलने आया तुम लोगों में से। समझ में आ गया ना? पूरा रिकॉर्ड बनवाऊंगा, ऑफिस में दूंगा, अभी एम्प्लॉइज को दूंगा, उनसे कहूंगा इसमें जिस जिसकी चैटिंग चल रही है उसके नाम लिख लो सबके डायरी में, और उनके सिलेक्शन देखना। अब सिलेक्शन होते ही देखता हूँ फिर कौन कौन मिलने आता है। चेक करवाऊंगा, सारा क्रॉस चेक करवाऊंगा। टाइगर से मिलने जरूर आना, बब्बर शेर से एक बार मुलाकात कर लो, सेलेक्ट होकर के जिंदगी सफल हो जाएगी। चाय पीना बैठ के मेरे साथ में कि सर मैं सेलेक्ट हुआ हूं आपके पढ़ाने से, मेरे साथ ऐसे करके फोटो खिंचवाना। राइट, ऐसे कहेंगे अपन। आपके सिलेक्शन के बैंड बाजे मैं ही बजवाऊंगा। अरे मुझे खुशी होगी अगर आपके सिलेक्शन के बैंड बाजे बजाने का मौका मुझे मिल जाए, तो और क्या चाहिए यार। ढोल लेके आएंगे और बजाऊंगा मैं ही। मजा आ जाए अगर तुम में से 200-500 सेलेक्ट होंगे ना एक साथ। 500 कम से कम सेलेक्ट हो एक साथ, मैं तो कहता हूँ 1200 के 1200 हो जाए, 3800 ही हो जाए अपने में से, 3800 ही मेरे पढ़ाए हुए छात्र सेलेक्ट हो जाए, मजा आ जाए। 3800 सिलेक्शन एक साथ लेके मेरे पास आ जाना, ढोल मैं ही बजाऊंगा, तुम लोगों को नहीं बजाने दूंगा। धड़ 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 धड़, पूरे कोटा शहर में घुमा दूंगा तुम लोगों को ढोल बजाते हुए आगे आगे, और वो भी बिना चप्पल पहने, नंगे पैर घूमूंगा। नंगे पैर घूमूंगा, यदि इतना गजब का सिलेक्शन रेशो अगर तुम लोगों ने दे दिया मुझे, तुम कहोगे जो ही करूंगा फिर। चलो अब करते हैं कंप्लीट लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू मॉनिटर द यूरिन आउटपुट while taking furosemide at home because use of the medication may lead to which condition? क्या हो सकता है, जवाब दो। अभी अभी मैंने बताया था कि जब फ्रूसेमाइड देंगे तो दो कंडीशन होगी। सबसे पहला डिहाइड्रेशन करता है, और दूसरा हाइपोकेलिमिया करता है। तो याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन।
65-year-old client severe chest pain is evaluated in the emergency department. Tentative diagnosis MI बनाए. Which assessment finding is most closely correlate with the evolving MI? Profuse sweating, facial flushing, severe headache, coughing up, pink tinge, mucus. दोस्तों प्रोफ्यूज स्वेटिंग जो होगा वो इसका आंसर होगा. कफिंग पिंक टिंच स्पुटम एलवीएफ में होता है. सीवियर हेडेक यह हाइपरटेंशन में होता है. फेशियल फ्लशिंग भी हाइपरटेंशन में होता है. और इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोफ्यूज स्वेटिंग. Which of the following electrocardiogram changes support the diagnosis that the client is experiencing the myocardial infarction? देखो पढ़ाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले और क्वेश्चन आया है. एमआई का पेशेंट है तो सबसे पहला एसटी एलिवेशन एमआई, दूसरा टी वेव इन्वर्जन, थर्ड चेंज पैथोलॉजिकल क्यू वेव, चौथा चेंज क्या होता है? हाइपर एक्यूट टी वेव. तो यहां पर एस टी एलिवेटेड आ रहा है इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. विच सिम्टम वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इफ द क्लाइंट इज हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन टू स्ट्रेप्टोकाइनेस? स्ट्रेप्टोकाइनेस से एलर्जी हो जाए तो क्या क्या हो सकता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस एलर्जी के कारण क्या होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस एलर्जी की वजह से आर्टिकैरिया होता है और हाइव्स होता है. हाइव्स एंड आर्टिकैरिया याद रखना, क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मैं इसे 2 स्टार का सम्मान दे रहा हूं आने वाले एम्स के लिए. सारे क्वेश्चन जो हैं दोस्तों एम्स के लेवल के क्वेश्चन है. किस लेवल के? एम्स के लेवल के क्वेश्चन है. इसलिए सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन. व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर रिस्टोरिंग सर्कुलेशन इन अ पल्सलेस विक्टिम? पल्सलेस विक्टिम है, इसमें हम कह रहे हैं कि मोस्ट इफेक्टिव मेथड बताओ पल्स को रिस्टोर करने का. तो पल्स को रिस्टोर करने का मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या होता है? चेस्ट कंप्रेशन, सीपीआर होता है क्या, एयरवे ओपन या एईडी या पोजीशन? सी ऑप्शन. डिफिब्रिलेशन करना ही पल्स को रिस्टोर करने का सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है. आफ्टर द नर्स आपसे कहा जा रहा सीपीआर का, 2 रेस्क्यूअर सीपीआर कर रहे हैं और इसका आपसे रेट पूछा जा रहा है. तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये ज्यादातर एग्जाम्स में आता है. क्या आंसर होगा? 30 कंप्रेशन पर 2 ब्रीथ, 30:2 का रेशो होगा. और इस पे मैंने पूरा लेक्चर पढ़ा रखा है यूट्यूब पर जो कंप्लीट लेक्चर पढ़ा रखा है सीपीआर का, वो देखना है आप सबको. कंप्लीट लेक्चर वॉच करना है, प्रीवियस वीडियो. इससे हम कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन प्राप्त करेंगे आने वाले एग्जाम के अंदर. तो सीपीआर वाला वीडियो आज ही आप लोग देख लेना. ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद. और ये हमने ऐसा कठिन कार्य आज कर दिखाया जो असंभव था, और असंभव को संभव बना दे इसी को वुगली कहते हैं. क्या कहते हैं? वुगली कहते हैं. तो प्यारे दोस्तों, बहुत गजब नींद उड़ा रखी है वुगली ने. आप चाहो तो थोड़ी बातें कर लेते हैं अपन. पूरे देश में आज वुगली का शोर है और वुगली का ही जोर है. और आज हर स्टूडेंट नर्सिंग छात्र का दोस्त है वुगली. आप सबका दोस्त है वुगली.
आप सबकी जेब में है वुगली, और वुगली के बिना आजकल नर्सिंग करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना असंभव सा हो रहा है। हर नर्सिंग छात्र की पहली पसंद वुगली। नर्सिंग कॉम्पिटिटर्स की, नर्सिंग के तैयारी कर रहे एस्पायरेंट्स की पहली पसंद क्या है? वुगली। अब खाना खाओगे? वाह यार, 2 यूनिट पूरी हो चुकी है। आज मुझे बहुत बड़ी संतुष्टि है, 2 बड़े चैप्टर कंप्लीट कर लिए हमने, हिमेटो और कार्डियो। इससे बड़ा कुछ नहीं आएगा, आप छोटे आएंगे अब इससे। ठीक है, तो चलो चलते हैं भाई। वीडियो को लाइक कर देना, और इतनी एक एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं क्या तुम लोगों से? मुझे ये वीडियो हर सोशल मीडिया पे शेयर करके स्क्रीनशॉट लेकर मेरे व्हाट्सएप पर भेजना। मेरा व्हाट्सएप ये वाला है, यह बुगली की शेरनी 8947879143, इस पर भेज देना व्हाट्सएप पर। कॉल भूल के भी मत करना, कॉल भूल के भी मत करना। व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है तो। ओके, आप में से कौन कौन अभी इस वीडियो को शेयर करेगा? एक बार मुझे लिख के बता दो कि सर मैं अभी जाते ही मेरी फेसबुक पे ये वीडियो पूरे जबरदस्त अंदाज में शेयर करूंगा। कौन कौन करेगा बताओ एक बार। ना करो किसी की चुगली, घर ले आओ वुगली। वाह आशीष, गजब यार, सल्यूट।